कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी बचा है। आखिरी 1.5 घंटा रिकवरी बरकरार रहेगी, कुछ और मजबूती आएगी और सबसे बड़ी बात, क्या हम हरे निशान में बंद हो पाएंगे? यही है दीप सवाल। हाँ, चलिए लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कोशिश तो बाजार कर रहे हैं, स्पेशली निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और रुपया भी रिकॉर्ड लो पर है। जानेंगे अनिल से कहां पर रखनी है नजर और कल की एक्सपायरी से पहले कैसे करनी है तैयारी। उससे पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है क्या? बड़ी बात यही है दीप कि बाजार निचले स्तरों पर खुलने के बाद धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं और दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं 15,850 के आसपास। बैंक निफ्टी ये जरूर कमजोर करी है, 300 पॉइंट नीचे, अब भी 33,300 के आसपास। यहाँ से सपोर्ट नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ ठीक है। सेंसेक्स महज 10 पॉइंट नीचे है, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी कभी भी हरे निशान में फिर से लौटने के लिए है तैयार। एक बार हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। 3 पॉइंट से सही निफ्टी हरे निशान में आया जरूर था और सेंसेक्स भी हरे निशान में आया जरूर था, लेकिन बैंक निफ्टी को अभी मूड नहीं है तेजी करने का। कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। कमजोर क्या है? एफएमसीजी, आईटी, बैंक्स, ये तीनों ही कमजोर कड़ियां हैं आज की और इसकी वजह है रुपया। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखा है। $1 का दाम अब 79 रुपये, 79 रुपये के पास पहुंच चुका है। डाउ फ्यूचर्स कल की तेज गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में अब डाउ फ्यूचर्स सपाट है, आज सुस्त है, न इधर न उधर। यूरोप के बाजार आधा से 1% तक कमजोर हैं, वहां पर हल्की फुल्की कमजोरी के साथ कारोबार। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें इस समय जो आती हुई दिख रही हैं। समझाएं सर थोड़ा मार्केट एक्शन। बैंक्स का वही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रुपए की बात है, हालांकि रुपया थोड़ा नीचे से अटेम्प्ट कर रहा है, बट निफ्टी पर अटेम्प्ट आ रहा है। रिलायंस का भी आज थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। उतने हैवी वेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, बट थोड़ा ऑयल एंड गैस मूव कर रहा है, थोड़ा हमने देखा है मेटल्स में मूव आई है, एनर्जी शेयर्स थोड़ा मूव कर रहे हैं। तो सपोर्ट है बट बैंक्स मिसिंग है। अच्छा सुनना चाहते हैं या खराब? सुनना तो दोनों ऐसे, दोनों सुनना है। पहले कौन सा? शुरुआत तो अच्छे से करते हैं सर। पहले अच्छी बात यह है कि जहां खुले वहीं पर सपोर्ट लेकर रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। और दीप, सुबह हम यही बात कर रहे थे कि हम गैप से खुलेंगे, नीचे खुलेंगे, शुरुआत के 15 मिनट निकाल दीजिए, फिर डरना मत जी। राइट, जो होना है 15-20 मिनट में हो जाएगा, आधा घंटे में। कौन कमजोर है, कौन, अगर लॉन्ग ट्रेडर कमजोर है बेच के जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट ट्रेडर कमजोर है शॉर्ट काटेगा। सो शुरुआत के 15 मिनटों में आपको समझ में आ गया कि बाजार में कोई ज़्यादा पैनिक की बात नहीं। और कल भी हम यही बात कर रहे थे, जब आप ऊपर थे तो पैनिक, बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। और जब आज गैप से नीचे खुलेंगे तो ये मत सोचिए कि ताला लगने वाला है और सब कुछ खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली बाजार वही दे रहा है आपको, देखिए। तो जैसा ओपनिंग है उसके विपरीत मूव आता दिख रहा है, इसलिए शॉर्ट काटने के लिए भी अच्छा मौका था। 15,700 के नीचे खरीदारी का भी। अब ये जरूर है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है कि 15,700 पे ले लो या 650 पे या 550 पे, इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर तो 700 से ही खरीदारी करनी है और 700 वाली खरीदारी आपकी 150 पॉइंट ऊपर है। 150 पॉइंट एक चीज। दूसरी चीज दीप, लगातार ये कहा कि आपको खरीदारी निफ्टी में करनी, बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी अब भी है, देखो हालत खराब है। कल हमारा शॉर्ट कॉल भी बैंक निफ्टी पे ही था। कल निफ्टी ने भी रिकवरी दी, 15,850 आया, बैंक निफ्टी नहीं चला। आज भी निफ्टी रिकवरी दे रहा है, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा। तो अब फॉर्मूला आपको दे दिया है मैंने, जब तक रुपए में ढंग ढंग की ताकत नहीं दिखे तब तक बैंकिंग शेयरों से दूर रहिए। जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट हो रहे थे उससे मैं दूर कर रहा हूँ आपको समय पर, क्योंकि हम उस समय पर इनको लेने की बात कर रहे थे तब कोई नहीं कर रहा था, चाहे वो ऑटो हो चाहे बैंक हो। अब ऑटो और बैंक में हमें ओवर बुलिश नहीं रहना। ऐसा नहीं कि मंदी बहुत ज़्यादा खराब है सब कुछ बेच दें, वैसा नहीं है, बट हमारे लिए खरीदने के दूसरे मौके बन रहे हैं, वहां पर हम फोकस करेंगे। सेक्टोरल चर्निंग है, उस पर फोकस करना है, दूसरी चीज। ठीक है। तीसरी चीज जो है दीप, वो ये कि ओपनिंग से ज़्यादा हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आज फिर से आप 15,800 के ऊपर बंद हो जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आप अच्छे हैं, मजबूत है। 15,800 के नीचे बंद होते तो ही हल्की फुल्की चिंता की बात है। बैंक निफ्टी अगर आज आप 33,100 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करते हैं, आप अभी भी अच्छे हैं। 33,600 के ऊपर बंद हो जाए तो कहने क्या, वो थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 33,600 होगा तो निफ्टी तो फिर है ना आराम से 15,925 के ऊपर भी बंद हो जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि बैंक निफ्टी 33,600 के ऊपर बंद हो, लेकिन 33,100 के ऊपर भी बंद होता है तब तक भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, ये मान के चलिए। सो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हम उतना नहीं गिरेंगे, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। और ये खासतौर से तब हो रहा है जब आपका रुपया कमजोर है, उसके बावजूद आपकी गिरावट लिमिटेड है। सो गिरावट होगी रुपए की वजह से, लेकिन जहां होनी वहां होगी, और वो जहां होनी है वो बैंक्स हैं, न कि ओवरऑल मार्केट। ये तो सब अच्छी बातें मैंने बोल दी, अब खराब बोलूं? बिल्कुल। जिन लोगों को कभी भी देखो, बाजार में दो तरह के लोग होते हैं जी। एक ऐसे होते हैं जो हमेशा तेजी में रहते हैं, उनको हमेशा हर चीज अच्छी लगती है, और दूसरे जो होते हैं मतलब वो सैडिस्टिक टाइप के होते हैं, जिनको हर चीज में कुछ ना कुछ खराब ही लगता है। जैसे कि बढ़ भी गया
हाँ उसमें क्या 18,000 हो गया, निफ्टी बढ़ गया, लाइफ टाइम हाई पे। मिड कैप को देखो, वो तो 12,000 का भाव चल रहा है अभी, क्योंकि अब उसने कौन सा मिड कैप लिया आपने को क्या पता। करेक्ट है ना। उसका भाव आ रहा है कि नहीं यार मालूम नहीं है। अगर वो कोई एनसीएलटी की कंपनी लेके बैठा तो उसको 10,000 के भाव मिला तो उसके लिए तो निफ्टी 10,000। करेक्ट। वैसे ही जो सैडिस्टिक व्यू वाले हैं उनके लिए है क्या है, खराब है सब कुछ, खाली एक रिलायंस ही तो 2.5-3% ऊपर है, अकेले रिलायंस ने खींचा। इंडेक्स मैनेजमेंट है, इंडेक्स मैनेजमेंट है, करेक्ट। वो शब्द आएगा। इंडेक्स मैनेजमेंट तो पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट है भाई। है तो है, जो है आपके सामने है। अब वो लोग है ना इंडेक्स मैनेज करें, अब इनको पूछो वो लोग कौन, तो वो लोग का मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और वो लोग मतलब जिनको आप नहीं जानते उनको डेफिनेशन में बोल दो वो लोग। अरे वो मार्केट में सब लोग कौन, अरे बस ऐसे ही पता नहीं। तो ये है ना, ये अब आजकल क्या डिजिटल वाला जमाना है। हाँ इंटरेक्शन होता है, कहाँ शक्ल देख के। वो एक जमाना होता था जब दलाल स्ट्रीट भरी रहती थी, रिंग में सौदे होते थे, स्टॉक मार्केट के आसपास चहल पहल रहती थी, बात करते थे लोग, ध्यान लगाते थे, स्टॉक निकालते थे, चर्चाएं करते थे। तब वो ना वो लोग होता था, वो लोग मतलब बड़े बड़े लोग जो डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। आजकल ऐसा हो गया ना, कौन बड़ा कौन छोटा पता क्या है, सबके पास वही कंप्यूटर, सबके पास वही 2 बटन है, F1 F2। तो इसलिए मेरे ख्याल से लेकिन है बातचीत यही थी। तो नेगेटिव सोचना है तो कुछ ही स्टॉक्स मिलके इंडेक्स को खींच रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, और कहना आपका गलत भी नहीं है नेगेटिव। बट एक चीज़ और अच्छी हो रही थी वो ये कि बीएसई पे देखिए 1650 शेयर कमज़ोर हैं, 1720 शेयर मजबूत हैं, सॉरी कमज़ोर हैं। तो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है। एनएससी पर 900 शेयर मजबूत है, 1050 कमज़ोर है। तो काफ़ी हद तक बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या अब धीरे धीरे बैलेंस होती हुई दिख रही है। सो आई थिंक अगर आपको ये देखना है कि आप कल के मुकाबले आज खराब है, नीचे से आज ऊपर है, तो बाजार को देखने का सही तरीका ये है कि ये बाजार बाय ऑन डिप्स का है। अब आपको एक ही चीज़ बचे हुए 1.5 घंटे में डिसाइड करनी है, क्या बेचना कहाँ है। सुबह हमने ये डिसाइड करना था कि खरीदना कहाँ है गैप से खुलने के बाद। अब आज ऊपर डिसाइड ये करना है कि बेचना कहाँ है। क्या बेचना वो 15,850 है, 15,925 है या 16,000 पर, ये डिसाइड करना है। करेंगे, डेटा तैयार होने वाला है थोड़ी देर में। चलिए करते हैं थोड़ी देर में। डेटा भी जानेंगे, स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, एक्सपर्ट से भी करेंगे बातचीत। उससे पहले खबरें, ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। कुशल अरमान है तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं दीप। आप सबसे पहले तो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे, साथ ही 4 बजे यहाँ पर फोकस रखना है, क्योंकि वित्त मंत्री की जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती हुई दिखी थी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट सेबी की प्रेस रिलीज भी एक्सपेक्टेड है 4:30 बजे, और साथ ही आईओसी के जो जून सीरीज के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी एक्सपायर होते हुए दिखेंगे। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के जो जीडीपी आंकड़े हैं वो भी आज आएंगे। कल यहाँ पर 30 जून हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस रखिए, क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगी कंपनी। साथ ही फेडरल बैंक यहाँ पर भी इक्विटी या फिर डेट के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगी। आरईसी बोनस इशू करने पर कंपनी बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही एलेंबिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा, ये 2 काउंटर्स जुलाई सीरीज से आउट ऑफ एफएनओ होते हुए दिखेंगे। तो कल इनका आखिरी दिन है एफएनओ स्पेस में, तो यहाँ पर नजर रखिए। एमएमटीसी के तिमाही नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ ही महाराष्ट्र का जो फ्लोर टेस्ट है वो भी संभावित है कि कल सुबह 11 बजे होता हुआ नजर आए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें बजाज ग्रुप के बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक शामिल है। साथ ही जो निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट है उन्होंने भी फाइनल डिविडेंड दिया था। आईओसी और रत्नमणि मेटल्स, इन्होंने जो बोनस शेयर जारी किए थे ये भी एक्स बोनस होते हुए नजर आएंगे। पैसलो डिजिटल स्टॉक स्प्लिट 1:10 का रेशियो था, ये भी एक्स डेट होगा। और यूके के जीडीपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। 1 जुलाई अंत में यहाँ पर ऑटो कंपनियां अपने दाम बढ़ाती हुई दिखेंगी। साथ ही जून महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़े हैं वो भी आते हुए दिखेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन ये लागू होता हुआ नजर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। और साथ साथ एक्सप्रो इंडिया जो इन्होंने बोनस शेयर जारी किए थे ये एक्स डेट ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से हांगकांग के बाजार बंद होंगे 1 तारीख को, और यूरोप के जून महीने के सीपीआई आंकड़े भी आएंगे। इन्फ्लेशन के डेटा फिर से आने शुरू हो जाएंगे। यूएस में Q1 जीडीपी डेटा की 3rd रीडिंग आने वाली है। ग्लोबल इवेंट्स इंपॉर्टेंट है और हमारे बाजार के लिए भी कई सारे फैक्टर्स हैं जहां पर रखने नजर, इंक्लूडिंग कल की एक्सपायरी। अरमान गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी हैं इंपॉर्टेंट खबरें आज के लिए।
देखिए, सबसे पहले टायर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी। 1 अक्टूबर 2022 से जो टायर डिज़ाइन के नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें C1, C2, C3 कैटेगरी के जो भी टायर्स हैं उनके लिए नए नियम होंगे, और जो 1 अप्रैल 2023 से जो भी नई गाड़ियां होंगी उनके लिए अनिवार्य होगा। BPCL पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो केयर रेटिंग उन्होंने क्रेडिट रेटिंग जो है वो वॉच से बढ़ाकर अब स्टेबल कर दी है। ऑयल इंडिया ONGC पर भी ध्यान रखिएगा, जो कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर फैसला संभव है, जो CCEA की बैठक में ये फैसला हो सकता है। उसी के साथ साथ कच्चे तेल को बाजार में बेचने की छूट पर भी फैसला लिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एक्सिस बैंक के साथ ये करार कर लिया है उन्होंने, और कैश कलेक्शन के डिजिटलाइजेशन के लिए ये करार किया गया है। टाटा मोटर्स, जिसमें राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जापान की कंपनी रेनिसेस के साथ उन्होंने ये करार कर लिया है, और ये करार किस लिए किया है, जो चिप डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए ये करार किया गया है। मास्टेक पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें नेटस्कॉप के साथ उन्होंने एक करार कर लिया है, और इस करार में क्लाउड सिक्योरिटी में तेज़ी लाने के लिए ये करार किया गया है। एलाइड डिजिटल पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी ने लगभग कंपनी को 50 करोड़ का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, और ये सोलापुर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें मदरसन सुमी में 10 लाख शेयर, हिकाल में 25 लाख शेयर्स, और NTPC में लगभग 15 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरों वाले शेयर जहां पर आज रहा है एक्शन खबरों के दम पर। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। सबसे पहले वागले साहब है तैयार आपके लिए एक पिक देने के लिए, और उसके बाद सचिन जी देंगे आपको एक्सपायरी का ऑप्शन, वो भी तैयार है। तो पहले वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बनाए सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। मुझे बेचना है HDFC लाइफ, इसने करंट भाव है 546, आपको 551 के स्टॉप लॉस से बेचना है। मुझे लगता है ये 530 531 नीचे में 15 रुपए मिल सकते हैं, उसके लिए 5 साढ़े 5 रुपए की रिस्क होगी, और ये टाइम आज और कल का टाइम फ्रेम है। ओके, तो HDFC लाइफ शुरुआत सेल कॉल से होती हुई दिख रही है वागले साहब की तरफ से। डेज लो पर है, निफ्टी डेज हाई पर है, और HDFC लाइफ डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक्सपायरी का ऑप्शन आइए लेते हैं सचिन जी के साथ। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में फिलहाल एक रिकवरी बनी है, जिस तरीके से सस्टेन्ड हो रही है, मुझे लग रहा है कल के सत्र के लिए एक जो बैरियर नज़र आ रहा था 15,900 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बैरियर ब्रेक होना चाहिए, एंड कहीं जाकर एक्सपायरी लगभग अराउंड 16,000-16,050 के आसपास मुझे लग रहा है शेपअप होगी। तो ये फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है कल के सत्र के लिए कंटिन्यूड रहना चाहिए, एंड उसी लिहाज से यहाँ पर एट द मनी निफ्टी का कॉल खरीदने की सलाह होगी। 15,850 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग अराउंड 77 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 28 के आसपास, 25 के आसपास का, एंड जिस तरीके से मैं ये मोमेंटम देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 140-145 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं कल के सत्र के लिए। तो खरीदना है 15,850 का निफ्टी में कॉल ऑप्शन। ओके, तो सचिन जी की तरफ से भरोसा आ रहा है बाजार पर इस समय, और 15,850 इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं, यहां से आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। लगभग डबल के टारगेट सचिन जी की तरफ से आ रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव भी आते हुए दिख रहा है। PSU स्टॉक्स पर रखिए नजर। ONGC की हमने पहले बात करी थी, इससे पहले 2 दिन एक अच्छी मूव आई थी ONGC, अब उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट NTPC और पावर ग्रिड, ये दोनों पावर सेक्टर के स्टॉक्स में आप एक बड़ी मूव आते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा NTPC के चार्ट पर राय ले ली जाए, जिस तरह से यहां पर एक उछाल आ रहा है। जय गुड आफ्टरनून, जरा देखें NTPC जो ये मूव आ रही है, कोई राय इस पर? Hi, very good afternoon to you, Deep, and very good afternoon to you, Anil ji. बिल्कुल दीप, NTPC में काफी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से हमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। इनफैक्ट एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुई है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, उसका एक ब्रेकआउट भी हमें आज देखने मिल रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 141, और अभी 142 चल रहा है। तो जस्ट अभी एक ब्रेकआउट आया दीप। किसी अगर स्टॉप लॉस प्लेस करना तो 140 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पे एक शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे 2-3 दिनों के लिए। इसमें स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूँ बिकॉज कल एक्सपायरी है दीप। सो यहाँ पे पहला जो टारगेट्स निकल कर आ रहा है दीप वो है 146 का, एंड देयर आफ्टर वी कैन सी 147.5।
सो रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें तो 4 से ₹5.5 तक की एक अपसाइड बन रही है यहाँ से, एंड डाउन साइड रिस्क है ₹2 का। सो अब रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा ही है और ओवरसोल्ड है काफी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी हमें देखने मिल रही है। तो ये है आपके लिए एनटीपीसी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड, इस पर भी रखिए नजर, सीमेंट स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, वहां पर भी एक्शन होते हुए दिख रहा है। इस बीच हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, बंसल जी जरा इसका चार्ट आप पुल अप करें सर। 53 लाख शेयर्स के सौदे हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में आपको होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक देखिए सौदा होने के बाद ही स्पाइक कर रहा है। 5% ऊपर इस समय आपको हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आते हुए दिख रहा है। 53 लाख शेयर्स जो कि लगभग 0.2% से ज्यादा 1.86% इक्विटी के सौदे इस पर होते हुए दिखे हैं। कोशिश करेंगे ढूंढने की कौन है बायर कौन है सेलर, बट बड़ा सौदा हुआ है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में। बंसल जी चार्ट सर। दीपांशु चार्ट पॉजिटिव है, 108.50, ₹108.50 का स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पर, और पहला टारगेट 115, दूसरा टारगेट 119, इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी पर दीपांशु खरीदारी की राय होगी। और इसके साथ साथ दीपांशु एक अपडेट है ऑन एबर्ट लैब्स, इसको हमने 2-3 बार रिकमेंड किया था और स्टॉक आज 5% ऊपर है, तो ये स्टॉक इज ऑन द फायर नाउ। एबर्ट लैब्स कुछ समय पहले रेडार पर आया था, बंसल जी ने उस समय रेकमेंड किया था, वहां से एक अच्छी मूव आती हुई दिखी और आज ऑफ कोर्स बढ़िया एक्शन एबर्ट में आपको आते हुए दिख रहा है। बाजार की ब्रेथ भी थोड़ी इस समय इंप्रूव होती हुई दिख रही है। निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी 33,350 पर है, वहां पर ज्यादा मूव नहीं है, बट थोड़ी बाजार की ब्रेथ मूव हो रही है। 21 लाख शेयर्स के सौदे आपको IEX में भी होते हुए दिख रहे हैं, वहां पर भी रखिए नजर। आई थिंक सचिन जी की तरफ से एक और कॉल आ रही है बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से इसने 2200 का एक हर्डल था वो पार किया है, उसके ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 2270 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2320 का। खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेस में, इंट्राडे टारगेट होगा 2270 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2202 पर। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। इस समय ये काउंटर भी मूव में आ रहा है। चार्ट कॉर्नर, आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, उससे पहले तो सबसे पहले चार्ट कॉर्नर पे स्टॉक का नाम देने से पहले ये कि आराम से इसको लेना है। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग एक्शन, कल मॉर्निंग में इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक है आइशर मोटर, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक 2950 2990 की तरफ जा रहा है, तो आराम से खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। दीपांशु, चार्ट को देखें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देखते हैं काफी अरसे से आइशर मोटर्स ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, बाजार को हमेशा से अंडर परफॉर्म करता आया है और ऑटो स्टॉक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन वो अंडर परफॉर्मेंस अब आउट परफॉर्मेंस में बदलती हुई नजर आ रही है। चार्ट पर एक ब्रेकआउट हुआ है तो हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा मूव आएगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको रखना है 2850 पर, 2850 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2950, इवेंचुअल टारगेट 3015, तो 3015 के टारगेट के लिए आइशर में हमारी खरीदारी कराएं। ओके, तो आइशर और अभी चार्ट्स पर आपको एक ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है सर। आइशर पर अच्छी मूव आ रही है, अभी आया। तो बंसल जी सुबह के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैं वही पूछते हैं, बंसल जी सुबह क्यों खरीदना है फिर, अभी क्यों नहीं? नहीं अनिल जी, खरीदना तो अभी है, ये बोला है कि आराम से खरीदना है। इसमें फायरवर्क्स कल मॉर्निंग में मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगा। अनिल जी, दारजी बोल के गए थे धीरे धीरे होले से एकदम आराम से, वैसे नहीं अनिल जी, इतना भी धीरे नहीं। अनिल जी, कहने का मतलब ये है कि स्टॉक को हम 5, 10, 15 रुपए के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे मूव नहीं है, तो अच्छा वाला डिसेंट एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा अनिल जी। और तो इसलिए बोला है कि कल में मोस्ट लाइकली फर्स्ट हाफ में इसमें बड़ा वाला एक्शन देखने को मिलेगा, तो आराम से तसल्ली से खरीदे अनिल जी। फास्टेस्ट फिंगर वाला गेम शुरू हो जाता है। और दूसरा अनिल जी, आपसे और दीप से अनिल जी गुजारिश है, हमने तो कभी टारगेट हिट की कंप्लेंट नहीं करी अनिल जी। वो सिंघवी जी वाला जो है ना, वो जो बैकफायर होता है अनिल जी, वो हम पे मत कीजिए अनिल जी। तो टारगेट हिट नहीं होते इसलिए कंप्लेंट नहीं किया, हिट होने के बावजूद नहीं किए, वो बताइए।
नहीं अनिल जी, देखिए अनिल जी, हम तो क्या अनिल जी, जब चांस आता है तो बोल देते हैं। सिमी जी क्या अनिल जी, वो उम्मीद कर रही है कि अपने आप टारगेट हिट की दीप स्टैम्प लगाएंगे। अनिल जी, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बोलना पड़ता है। तो आपकी कंप्लेन मुझसे और दीप से है या सिमी जी से, ये तो बताओ, कंप्लेन किससे है? नहीं, मेरी तो अनिल जी कंप्लेंट क्या कहते हैं आपसे है, क्योंकि आज सिमी जी दीप पे निशाना लगा गई हैं, दीप ने आप पे निशाना लगाया होगा, अनिल जी आप हमें पकड़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। चलो, मेरे से बंसल जी को पता है मेरे से कंप्लेन करना सबसे सेफ है, मैं कुछ एक्शन तो लेता नहीं हूँ। अच्छा, ये एक मिनट, इधर जय हाथ खड़ा कर रहे हैं। जय, कुछ विशेष टिप्पणी है आपके लिए? बिगुल बिगुल अनिल जी, एक बिगुल बजा दीजिए। विशेष के लिए बिगुल, सॉरी, जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट, सॉरी। बताएं जय। अनिल जी, राकेश जी ने सही कहा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वो निकल गए आगे, और आइशर मोटर्स पर ही मेरा कॉल है। 2900 का जुलाई का कॉल खरीदे, 2900 स्ट्राइक का 119 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 88 का, सो 119 पर खरीदे, 88 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। जबरदस्त टारगेट निकल कर आ रहे हैं। लास्ट वीक में आई थिंक यस, मारुति पर मैंने 2-3 दफे कॉल दिया और मैंने कहा था कि 4 व्हीलर में दिस विल बी दी स्टॉक फॉर द जुलाई सीरीज, एंड वो 88,000 8100 से लगातार दिया उस पर कॉल, और आज 8500 8600 भी ऑलमोस्ट हो चुका है। और मैंने टारगेट्स दिए थे 8800 तक के, उस पर 88 to 8900 तक के, एंड इवेंचुअली वो 9000 तक के लेवल्स तक भी जाएगा। आइशर मोटर्स में सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट देखने ऑलरेडी मिल चुका है। मैं तो कहूंगा कि आज से ही आपको मूव देखने मिलेगा, कल सुबह और कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा, बिकॉज जबरदस्त इसमें एक कंसोलिडेशन लाइक दैट ऑफ मारुति देखने मिला है जी। इसके टारगेट्स भी बढ़े, इसके टारगेट्स जो निकल कर आ रहे हैं वो है 175 से लेकर 200 के, सो 175 200 ये टारगेट्स के लिए आप खरीदे आइशर मोटर का 2900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एक चीज अनिल जी मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि सारी ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम तो आई थी, हीरो मोटोकॉर्प में भी आपको एक ब्रेकआउट मोस्टली देखने मिल ही जाएगा, जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेकआउट आउट देयर। पर आइशर मोटर में जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने मिला है अनिल जी, वो लगभग मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट एक साल के ऊपर का एक कंसोलिडेशन है टेक्निकली, अगर आप देखिए उसका ब्रेकआउट आने को। और जैसे टीवीएस मोटर्स पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, आई थिंक राकेश जी ने उस पर भी एक कॉल दिया था टीवीएस मोटर्स पे कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पे तो एक अच्छा खासा मूव आ चुका है। आइशर मोटर्स में मैंने कल कैश का ऑप्शन दिया था 38 के आसपास, 48 तक गया था, तो वहां पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी। सो कल दिया था मैंने वो ये सीरीज के लिए, आज जो मैं दे रहा हूँ वो जुलाई सीरीज के लिए दे रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 2900 का कॉल खरीद कर चलें। जय, क्या प्राइस है इस समय? और आपने कहा जुलाई सीरीज का, राइट? यस दीप, 119 पर खरीदना है 88 के स्टॉप लॉस के साथ, 175 से 200 के टारगेट्स के लिए, 2900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आइशर मोटर्स का। यस ओके, जुलाई सीरीज का 2900 का कॉल खरीदें, 119 पर आपको मिलेगा, 175 और 200 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 88 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस। आइशर पर रखिए नजर। आइशर की आप बात कर ही रहे थे, अशोक लेलैंड पर भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, उस पर भी रखिए नजर, यहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। तो आइशर, अशोक लेलैंड दोनों में ही आपको मूव आ रही है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये दोनों काउंटर्स भी हैं जो इस समय आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इंडिया सीमेंट थोड़ी देर पहले इस पर भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा था। वागले साहब से जरा राय लेना चाहूंगा। वागले साहब, बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, अल्ट्राटेक, श्री, जेके सारे मूव कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट बाकी सीमेंट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ऊपर है, हालांकि ऊपर से हल्का सा नीचे जरूर आए। क्या राय है सर इसके चार्ट पर? दीपांशु, इसमें भी मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। अगले कुछ दिनों के व्यू से अगर लेना है तो 174 175 का मेरा टारगेट होगा। आपको ये लेवल पे हल्का सा नियरिंग 160 लेना होगा। 156 का स्टॉप लॉस, 172 to 174 का टारगेट। टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन। ओके, तो यह है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स जिस पर रखनी है नजर। एक इंटरेस्टिंग काउंटर है और वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सुबह से ही आप देख रहे हैं यहां पर गिरावट बनी हुई है और वो कहीं से कोई मीनिंगफुल रिकवरी अब तक नहीं है। ये अब थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी 6% नीचे ही है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसा क्या कुछ हुआ है इसके लिए जो इतना बड़ा दबाव आ रहा है? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, क्यों गिर रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो दीप, बेसिकली आजकल हमने देखा है ना, काफी सारी इनिशिएटिंग कवरेज, यानी कि काफी सारी स्टॉक्स पे ब्रोकरेज हाउस
कवरेज इनिशिएट करी यानी कि शुरू कर रही है और ऐसे ही एक ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने इस काउंटर के ऊपर अपना कवरेज शुरू किया है, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ अंडर परफॉर्मर की इन्होंने रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट इस पे 510 का ये दे रहे हैं और काफ़ी सारे कंसर्न्स है जो कि क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस कंपनी का आगे चल के उसमें आपको दबाव देखने मिल सकता है। जो प्री प्रोविजनिंग ROA है यानी कि रिटर्न ऑन एसेट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से 2.8% के आसपास ही रहा है और आगे जाके हो सकता है कि इसमें भी आपको कमी देखने मिले। जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इस बैंक का लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आगे चल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है या फिर ROA जो है उसमें आपको कमी देखने मिल सकती है। इसके अलावा इनका कहना है कि देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो रेट साइकिल बदल चुका है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट खासकर लगातार RBI बढ़ाते जा रही है और काफ़ी सारे बैंक्स जो इसको पास ऑन कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फ्लोटिंग रेट का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा है। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास अगर आप देखेंगे तो PS के मुकाबले फ्लोटिंग रेट का जो पोर्टफोलियो है लोन्स का वो काफ़ी कम है और इसके लिए भी आगे चल के इस कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें दबाव रह सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है और उसकी चिंता भी आगे चल के काफ़ी है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 35% के आसपास की AUM CAGR ग्रोथ की थी, लेकिन अब वो ग्रोथ जो है वो फेड हो सकती है और इस तरह की ग्रोथ जो है ये बैंक आगे नहीं करने वाला है। क्रेडिट कॉस्ट इस कंपनी का बढ़ेगा, रिस्ट्रक्चर्ड बुक और SME सेगमेंट में जो स्लिपेजेस है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी एक चिंता की बात है। इसके अलावा एक आखिरी चिंता जो इनको है वो है वैल्यूएशंस को लेके। इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे। इनका कहना है FY24 का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.9 टाइम्स का है जो कि इंडस्ट्री से महंगा है और इसके लिए ये इसको अंडर परफॉर्मर का रेटिंग दे रहे हैं। इनिशिएट किया है कवरेज एक नेगेटिव बायस के साथ 510 के प्राइस टारगेट के साथ और इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक की हो गई है पिटाई। भारी पिटाई हो रही है, सुबह से ही गिरा हुआ है और अभी भी संभलने की कोशिश कर रहा है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चोपड़ा साहब से भी लेते हैं राय अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर वो कवरेज करते हैं। इससे पहले एक बार तेरा चार्ट चेक ले लें सचित जी से। सचित जी, चार्ट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फाइनली थोड़ी रिकवरी आ रही है बट 6% नीचे है। सचिन जी, सवाल आपसे था सर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट पर। सॉरी दीपांशु, जस्ट है ना दीपांशु? हाँ, सो ऑलरेडी एक अच्छी रिकवरी ज़रूर हुई है एंड आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास वापस स्टॉक प्लेस्ड है। तो आई थिंक 580 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। वापस अगर इसके नीचे डिप्स हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है वापस थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है, बट फिलहाल जिस तरीके से रिकवरी है अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी तो 577 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। मेजर मुझे लग रहा है थ्रस्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में तभी होगा जब एक डिसाइसिव क्लोज होगा 605 लेवल के ऊपर, जहां पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे क्लस्टर रेजिस्टेंस है 590 से लेके 600 तक के। तो मुझे लग रहा है 605 जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद मुझे लग रहा है एक ट्रेंड रिवर्सल होने की गुंजाइश होगी। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा है इमीडिएट बेसिस पे तो लग रहा है थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक और ट्रेंड होना चाहिए, बट मेजर मूव आई थिंक 605 के ऊपर ही अनलॉक होगी। दीपांशु, मेरे पास एक सत्य जी 1 मिनट में आता हूं, जस्ट चोपड़ा साहब से एक बार पूछ लेते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर उनकी राय भी। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। कवर करते हैं इसको और जिस तरह से आज की गिरावट आई और ये जो कंसर्न्स रेज करें वैल्यूएशन पर क्रेडिट स्विस ने। मैं काफी समय से बोल रहा हूँ छोटे मझोले बैंक्स वो नहीं चलेंगे और अगर किसी को खाता खुलवाना है तो वो आज की डेट में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमने देखा काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बैंक्स हैं वो डिफंक्ट भी हो गए, डिफ़ॉल्ट कर गए और कोऑपरेटिव बैंक्स में खास करके देखने को मिला। और छोटे बैंक्स में जाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि आज के समय में इन्वेस्टर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो सेफ फील नहीं करते। दूसरी चीज़, जब SBI, HDFC, ICICI जैसे दिग्गज बैंक हैं तो क्यों छोटे बैंक्स की तरफ जाना। और अब आप देखिए फाइनेंस का पूरा जो लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है। तो अब बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐप्स के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बैंक का काम केवल ये था कि आपका वो पैसा रखता था, उस पर आपको एक ब्याज देता था या FDs करते थे। तो अगर आप देखें पेटीएम को देखें या बहुत सारे दूसरे ऐप्स को देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं। लोग कैपिटल मार्केट्स में भी पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है
कि जो छोटे मझोले बैंक्स हैं, चाहे वो एयू बैंक हो उसमें वो शुमार है, या जो दूसरे हम लोग बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक है, ये सब मुझे नहीं लगता है चलने वाले हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैसे भी फाइनेंशियल और फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो दबी हुई रहती हैं और उसमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलती। तो आई डोंट सी अ रीज़न कि क्यों ये बैंक चलेंगे। और जाहिर बात है कि जब से लिस्टिंग हुआ तभी से हम देख रहे हैं, चाहे वो आरबीएल हो, एयू बैंक हो, इन सब की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच थी, इतना बड़ा कस्टमर बेस नहीं था। आज की डेट में पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है और कस्टमर को बैंक तक लेके आना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो कहीं ना कहीं आज नहीं 10 साल बाद जो फिजिकल जो ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो छोटे बैंक्स हैं वो सस्टेन भी कर पाएंगे इस तरह का प्रेशर्स। तो कहीं ना कहीं मर्जर्स और एक्विजिशंस होंगी, ये छोटे बैंक बड़े बैंक्स में विलय हो जाएंगे या खरीदे जाएंगे। और मुझे लंबी अवधि में चैलेंज लगता है कि छोटे बैंक्स क्यों चलेंगे। तो एयू बैंक का भी वही हाल है, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कहीं से भी वैल्यूएशंस में। और इनके जो कासा डिपॉजिट्स हैं या चाहे जो लोन बुक है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। कासा डिपॉजिट ग्रोथ उतना नहीं मिल रहा है क्योंकि दूसरे ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं। तो आई एम ऑन स्मॉलर बैंक्स, आई एम अगेन सेइंग छोटे बैंकों पे मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता कि एयू बैंक, आईडीएफसी बैंक वगैरह जो भी छोटे बैंक्स हैं, आरबीएल है, ये सस्टेन कर पाएंगे इतना ऑनस्लॉट जो कंपटीशन हो रहा है और आज के डेट में और आगे बढ़ने वाला है। ये सब बंद करवा दे सारे बैंक छोटे वाले। आपको देख के मतलब मुझे डिप्रेशन आ गया थोड़ा। अनिल जी, ये छोटे बैंक्स बड़े बैंक्स में विलय हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ, ये ठीक है आइडिया। हाँ, मतलब किसी में मर्ज हो जाएंगे बड़े वाले में, ऐसा? जी, इनकी सस्टेनेंस मुश्किल। दिस इज बेटर आइडिया, फीलिंग बेटर नाउ। वो आजकल ऐसे चलता है, वो ट्विटर पे से चलता है, हैशटैग फीलिंग बेटर, हैशटैग जस्ट आस्किंग, ऐसे चलता ना क्या? ऐसे मतलब बंसल जी बहुत डालते रहते हैं ऐसे। तो आज सुबह देखा ना हैशटैग रैंडम पिक, क्या सुबह क्या था? हाँ, वॉक के बाद, पुशअप्स के बाद बंसल जी ने आज आए थे। अच्छा, मैं मिस कर गया। बंसल जी क्या कारण किया है सुबह आज? नहीं अनिल जी, आज स्पेशल अनिल जी फोटो खींची। अनिल जी कैमरा लेके गया था, अनिल जी फोटो खींच दी अनिल जी, बस और कुछ नहीं। आप कहते हैं ना, अब आपको ज्यादा पता चलेगा तो अनिल जी वो तो आप ज्यादा अनिल जी पूछेंगे, फिर मेरे को कल भी कुछ डालना है। अनिल जी नहीं, बंसल जी कह रहे हैं आपका ऑब्जेक्शन था कि जिम में फोटो लेते हैं, तो आज बंसल जी ने बाहर आउटडोर फोटो करी। अब ये एक चीज का पता लगाना, रिसर्च उस पर बाकी है। बंसल जी से सुनील जी इंस्पायर होते हैं, सुनील जी से बंसल जी होते हैं, कल यही पता लगाना बाकी रहा है। आइए, हम इंस्पायर्ड है सेठी साहब से, क्योंकि आती है हर रोज 2:30 बजे सेठी साहब की तरफ से 2 दमदार पिक, आमतौर पर कैश मार्केट की, और बेचने की बात तो वो कभी करते नहीं, खरीदते ही खरीदते हैं। हालांकि एक चीज है, सेठी साहब कभी बेचने की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी खरीदने के मामले और तेजी के मामले में बसीन साहब का नाम आगे आता है। क्यों? आप खुद ट्वीट करके बताइए, मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन करते हैं सेठी साहब का स्वागत, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, सुस्वागतम, बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। गुड आफ्टरनून जी, आपके क्वेश्चन का जो आंसर्स आते हैं उसके जानने की उत्सुकता रहेगी। हाँ, कि जो आपने बोला कि भसीन साहब का ही क्यों नाम आता है कि वो बुलिश है बाजार पे। हाँ। तो अनिल जी, मेरी तो रोज की तरह 2 पिक्स है, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिसपे खरीदारी करनी है। बताएं सर, पहला स्टॉक। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। स्टॉक का नाम है होंडा पावर, जो अभी 1455 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी ओन्ड बाय होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जापान, जो इसमें 67% स्टेक ओन करती है। बाकी कंपनी बनाती है पोर्टेबल जनरेटर्स। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह का इस बार गर्मी पड़ी है और जो पावर की क्राइसिस है पावर कट्स के कारण, तो ये सेगमेंट अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी वाटर पंप्स, इंजिन और टिलर्स भी बनाती है जो कि एग्री या फार्म इकोनॉमी को कैटर करते हैं। तो वहां पे भी नॉर्मल मानसून की वजह से तेजी होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है और कंपनी का 41% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और वहां पे भी रुपए की गिरावट का फायदा होना है। अराउंड 35 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, 600 डीलर का नेटवर्क है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। एक जीरो डेट कंपनी, अच्छे रिटर्न रेशियोज, फिर आपके वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखेंगे तो 19 के मल्टीपल पे ये एक मल्टीनेशनल स्टॉक अवेलेबल है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1525 का और स्टॉप लॉस रखना है 1455 का।
1455 का स्टॉप लॉस, 1525 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये राय है सेठी साहब की तरफ से होंडा पावर में। बहुत ही बढ़िया। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी कई बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, एनसीएल IND नाम से टिकर है एनएसई में। 173-74 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड करता है। आज देखिए अनिल जी, बाजार में सीमेंट सेक्टर फोकस में है। अभी थोड़ी देर पहले दीपांशु ने भी रेज किया था, इंडिया सीमेंट में एक अच्छी तेजी है, बाकी भी पूरे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी चल रही है। वैसे ये कंपनी भी एक सीमेंट कंपनी है जो कि 2.7 मिलियन टन का इनका सीमेंट का प्लांट है और कैपेसिटी है। नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका सीमेंट पॉपुलर है साउथ इंडिया में। इसके अलावा कई सारे अलाइड बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे आपके बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स, फिर UPVC विंडोज, रेडीमेड डोर्स, ये सब बनाती है। फिर 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी है कंपनी के, जिससे जो एक्सेस पावर है वो कंपनी स्टेट डिस्कॉम्स को सप्लाई करती है। मुझे लगता है ये जो कंपनी है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ती है। आजकल 8 के मल्टीपल पे स्टॉक आ गया, ईयरली हाई से 304 के। और इसमें कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है कि रेगुलर इंटरवल पे प्रोमोटर्स की खरीदारी इसमें कंपनी में ओपन मार्केट से जारी है। मतलब रोज आए दिन खबरें आती है कि प्रोमोटर्स ने इसमें खरीदारी करी, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और वैसे भी पिछले 3-4 क्वार्टर में भी काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी प्रोमोटर्स ने बढ़ाई है, तो उससे कॉन्फिडेंस और ज्यादा आता है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, ₹2.5 का डिविडेंड देती है कंपनी। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 190 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 165 का स्टॉप लॉस। ओके, तो NCL इंडस्ट्रीज यहां पर करें खरीदारी, 190 का टारगेट और साथ ही खरीदारी करनी है होंडा इंडिया पावर। ये हैं आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक्स। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी अब मार्केट स्ट्रैटेजी। सर ठीक ठाक एक्शन है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। कल की गिरावट के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स संभले हुए हैं। कल यूरोप के बाजार ऑलरेडी US के गिरने से पहले बंद हो गए थे, तो यूरोप कल पॉजिटिव क्लोज होता है, इसलिए आप यूरोप में आधे से 1% की गिरावट देख रहे हैं। एशिया में एक्चुअली आज कमजोरी रही। एशिया को देखें तो हमारे बाजार आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं सर, क्योंकि हांगकांग 2% नीचे बंद हुआ, चाइना 1.5% और जापान 1% नीचे है। कच्चा तेल सुस्त है अभी और रुपया तो हम देख ही रहे हैं सर 78.95 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो वहां से तो कोई राहत नहीं। दोनों निफ्टी क्या करना? 15,700 के नीचे इससे ज़्यादा मंदी है नहीं, 15,850 के ऊपर ज़्यादा तेजी है नहीं। 850 925 सप्लाई जोन है, 650 725 खरीदारी की जगह है। सिंपल। तो अगर यहाँ से 75 पॉइंट नीचे आएगा तो लेना है, 75 पॉइंट ऊपर जाएगा तो देना है। रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसलिए सुबह इतना खराब था तो हमें डर नहीं था। अब 850 875 तक आया, 850 तक आज आया है, वापस से थोड़ी सप्लाई है। बचे हुए समय के लिए दीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही लेवल है, वो है 15,800, जिसके आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता दूं मैं आपको। 15,800 के पुट पर 94 लाख शेयर है, 15,800 के कॉल्स पर 78 लाख शेयर है। रस्सा कशी वाला लेवल यही है। 3 बजे तक 15,800 के ऊपर हैं आप, 3:05 पर तो बेहतर हैं। 15,800 के नीचे तो थोड़े कमज़ोर हैं। कमज़ोर भी हो कि कोई ऐसे बहुत खास कमज़ोर नहीं, क्योंकि 15,700 पर आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 1,21 लाख शेयर का, तो आप 15,700 के नीचे बंद नहीं होंगे। यानी कि बंद होने के हिसाब से आपकी रिस्क कितनी 100 पॉइंट। सिमिलरली 15,900 के ऊपर बंद होने के भी आसार कम है, 78 लाख शेयर वहाँ पर भी कॉल्स में खड़े हैं। तो बेसिकली 15,700 15,900 की रेंज में आपको टाइम पास करना है। 25-25 पॉइंट इधर उधर और गिन लीजिए। 15,800 बीच में एक और ब्रेक है, यही टाइम पास करके हम बंद हो जाएंगे। आज न कोई बड़ी तेजी न कोई बड़ी मंदी होने की संभावना अभी दिख रही है, अभी तो नहीं दिख रही डेटा के हिसाब से। एकदम 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर, बीचों बीच एकदम बैलेंस्ड है पोजीशन है। ये तो बात होगी निफ्टी की, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। अच्छा, आज की क्लोजिंग हमें फिर 15,800 के ऊपर की चाहिए, कितनी भी हो, नेगेटिव भी हो चलेगा, 15,800 के ऊपर के। 850 पे बंद हो, 50 पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 800 के ऊपर रखो बस, 800 के ऊपर। हाँ, 775 के ऊपर भी चलता है, लेकिन 800 में राउंड फिगर में ज़्यादा सेफ हूँ। 800 के नीचे थोड़ा साइकोलॉजिकली असर ना, 800 के नीचे। वैसे तो 775 है, वैसे तो 775 चाहिए, बट 800 के ऊपर बंद होंगे तो हम अच्छे ही, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 33,000 नहीं टूटेगा, ये इत्मीनान रखिए। भले आप 33,300 पे पूरा दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, 33,000 33,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 36 लाख शेयर बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन पर वहां पर आपके लिए खड़े हैं। बचे हुए समय के लिए 3 बजे तक मेक और ब्रेक लेवल है 33,500, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर। 33,500 के पुट पर 21 लाख शेयर है, कॉल्स में 24 लाख शेयर है। यही लेवल वो है जो टक्कर वाला है, यहाँ पर आप मान के चलिए। तो 33,200 33,300 सपोर्ट रेंज आ रहा, बेसिकली मतलब
इन शॉर्ट 33,000 से 33,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में 33,500 से 33,800 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो 33,500 600 की रेंज में आए तो वहाँ हल्का होइए, 33,200 33,100 के आसपास आइए तो हल्का खरीदिए। बैंक निफ्टी भी ऐसा लगता है कि इसी रेंज में रह जाएगा, लेकिन हाँ निफ्टी के मुकाबले में कम मजबूत दिख रहा है, जो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं हो, तो सबको सामने दिख रहा है। तो ऊपर में अगर आपका बेचने का मन करे तो बेचे बैंक निफ्टी, नीचे में आपका लेने का मन करे तो लीजिए निफ्टी। अंडरस्टूड, बेटर है, क्लियर स्ट्रेटजी। ये साफ साफ डेटा में आपको दिख रहा है, क्लियर है सर। इस लेवल पर जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां अभी है पूरी तरह से 100% नोटा है, कुछ नहीं करना है, लेवल का इंतजार। मार्केट रोज आपको मौका दे रहा है नीचे के लेवल पे खरीदने का, ऊपर में बेचने का। लेवल आने दीजिए तब ट्रेड लीजिए, अभी मत कीजिए, अभी नहीं। बिल्कुल, तो लेवल्स आने दीजिए फिर ट्रेड करिए। भरोसा खरीदारी का ज्यादा निफ्टी पर है, अगर आपको ऊपरी स्तरों पर बेचना है तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा भरोसा उसके लिए रहेगा। इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर अभी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही थी, एक बार फ्लैश फिर से लेकर आते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ऑयल डीरेगुलेशन की बात हो रही है। अब ऑलरेडी आप कहेंगे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तो डीरेगुलेटेड ही हैं, वो बात सही है, बट ऑयल जो भारत में ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उस पर कुछ रेगुलेशंस हैं जहां पर राहत मिलती हुई दिख रही है। किन कंपनीज को मिल सकती है ये राहत, क्या है ये खबर, कहां पर होगा इसका इंपैक्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी ओएनजीसी और मोर इंपॉर्टेंटली ऑयल इंडिया पर एक्शन आते हुए देख रहे हैं। आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए मामला क्या है, ये आज की कैबिनेट बैठक है कि वहां से कुछ निकल? डेफिनेटली वहीं से निकल के आ रहा है और ये बेसिकली ये था ना दीप कि अब तक ऐसा होता था कि देश में जो भी कच्चा तेल था या फिर जो रिफाइनरीज को देना होता था उसको बेसिकली पूरी तरह से सरकार कंट्रोल करती थी कि आपको कहाँ कितना कच्चा तेल पहुँचाना है, कितना नहीं पहुँचाना है। और ये नो डाउट सरकारी कंपनियों को दिया जाता था, लेकिन बेसिकली इसको रेगुलेट जो है, इसको तय कितनी मात्रा देनी है ये सब तय करने का काम जो है वो सरकार करती थी। और अब इसको डीरेगुलेट किया जा रहा है। डीरेगुलेट किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि अब ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये जितनी भी अपस्ट्रीम कंपनीज है, जिसको चाहे उसको उतने ऑयल जो है वो दे सकती है अपने हिसाब से। सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि आप अपने मन मर्जी से मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं, तो उसका ही फायदा इन कंपनियों को होगा। लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट जो है दरअसल इन कंपनियों के प्राइसिंग पे पड़ता था। होता ये था कि सरकार जो तय करती थी उसके मुताबिक जो प्राइस तय किया जाता था वो बेसिकली जो पुराने तरीके का प्राइस तय किया जाता था, ब्रेंट को एज अ बेंचमार्क रख के उसके मुताबिक इनको दिया जाता था। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो एक 5 कट स्टैंडर्ड आता है जिसके मुताबिक प्राइस तय किया जाता है। अगर उसके बेसिस पे आप प्राइस तय होगा तो इन कंपनियों के रियलाइजेशन में काफ़ी फायदा होगा। ओएनजीसी का रियलाइजेशन जो है उसमें करीब 5 से 7% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। इनफैक्ट इनका जो हाई क्वालिटी बाकी जो ऑयल है जो कि मुंबई से निकलता है, अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे तो रियलाइजेशन जो है वो करीब 7 से 8% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो डीरेगुलेशन जो है ये एक अपने आप में बड़ा कदम है। मुझे याद है 2019 में शायद गैस के रेगुलाइज किया था, उसके बाद मार्केटिंग फ्रीडम, डीरेगुलाइज तो नहीं लेकिन मार्केटिंग फ्रीडम इन कंपनियों को दिया गया था। उसके बाद आपने देखा किस तरह का फायदा इन कंपनियों को हुआ। तो अब डीरेगुलेट कर दिया गया है कहीं ना कहीं कच्चे तेल को, और इसका बड़ा फायदा जो इन कंपनियों को मिलेगा। बेसिकली रियलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे, तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं आप, है ना, वापस से समझिए एक बार। मतलब हाँ। तो अनिल जी बेसिकली है ना, पहले क्या था अब क्या हुआ है? तो बेसिकली अनिल जी जो भी कच्चा तेल है ना, इसको पहले सरकार रेगुलेट करती थी। कैसे? जैसे कि ओएनजीसी से निकला कौन सी रिफाइनरी को देना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है, ये सरकार तय करती थी। अब इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। ओएनजीसी कच्चा तेल निकालता है, हाँ, और ओएनजीसी की मर्जी आएगी उसको बेचेगा, उसको देगा। यही बात ये है। पहले सरकार करती थी, पहले सरकार बोलती थी, अब ओएनजीसी अपनी मर्जी से। और इसका फॉर्मूला जो है प्राइसिंग का वो भी सरकार तय करती है। मैं धीरे धीरे समझता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है अनिल जी, मेरे दर्शक मेरे जैसे ही है ना। हाँ, अब क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ ओएनजीसी पे और सरकारी कंपनियों पे लगेगा या सब पे लगेगा, प्राइवेट रिफाइनर्स पे भी? ये तो सरकारी कंपनियों पे लगेगा क्योंकि ठीक है, उनको सरकारी कंपनियों को ही सरकार कंट्रोल करती है। बराबर, इस क्लैरिटी होती जाए ना। अच्छा, अब चलिए, तो ओएनजीसी और दूसरी सरकारी कंपनियां जो भी तेल निकाल रही है, वो तेल किसको देंगी पहले सरकार तय करती थी, अब ये खुद तय करेंगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब आइए पॉइंट नंबर 2। दूसरा अनिल जी बेसिक एक फॉर्मूला था प्राइसिंग को लेके, क्या भाव पे देंगी। हाँ, तो ये इसको है ना, अब एक्चुअल में प्राइसिंग तो आपको बता नहीं पाऊंगा, बट जो ब्रेंट को बेंचमार्क रख के एक प्राइसिंग डिसाइड किया जाता था, और ये काफी ओल्ड सिस्टम था प्राइसिंग का, जिसको अभी तक चला रहे थे। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना अनिल जी, तो एक 5 कट प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है। 5 मोस्ट यील्ड ऑफ 5 मोस्ट यूज रिफाइंड प्रोडक्ट्स, है ना। तो बेसिकली इसमें यील्ड ऑफ 5 मोस्ट रिफाइंड प्रोडक्ट्स बराबर है। तो बेसिकली 5 मोस्ट, अगर आप क्रैक्स देखेंगे, जब
कच्चा तेल निकलता है तो उसमें केरोसिन, गैस और इस तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उनकी यील्ड के बेसिस पे फॉर्मूला तय किया जाता है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो हर 6 महीने में इसको रिवाइज किया जाता है, तो उस बेसिस पे अब ये आपकी जो प्राइसिंग है वो होगी। अगर ये होता है तो इसके चलते जो यील्ड्स, जो बेसिकली रियलाइजेशन है ओएनजीसी के, वो 5% बढ़ेंगे और कहीं कहीं 7 से 8% भी बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा गेम होगा जहां पे आपके रियलाइजेशन सुधरते हुए नजर आएंगे। उनकी कमाई बेहतर होगी ओएनजीसी की। तो पहली तो चीज है कि जो फॉर्मूला है 5 कट वाला, वो भी चेंज हो रहा है, वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज हो रहा है। जो चेंज वाला फॉर्मूला होगा उसमें प्राइसिंग करने में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इस तरह की सरकारी कंपनियों को फायदा। ये दोनों रिफाइनिंग करते हैं। बीपीसीएल भी थोड़ी बहुत करता था ना, थोड़ी बहुत कम है। हाँ, ये सब है मेजर तो यही है। हाँ, मार्केटिंग में ज्यादा है, रिफाइनिंग में कम है। करेक्ट। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दो ज्यादा सबसे बड़े रिफाइनर है, इन दोनों के लिए अच्छी बात, बराबर है। हाँ, अब राय ले लूं चोपड़ा साहब की। हाँ, चोपड़ा साहब, विशेष टिप्पणी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया पर ये जो रिसर्च लेकर आए हैं वरुण, उसके बाद। अनिल जी, बहुत अच्छा कर रही है सरकार अगर ऐसा है, क्योंकि जितनी भी सरकारी तंत्र की कंपनियां हैं उनमें इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है और इस इंटरवेंशन की वजह से वो खुल के काम नहीं कर पाती हैं। शायद वो अपनी एफिशिएंसी भी अचीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या सरकारी इंटरवेंशन रहता है। तो इस तरीके से डीरेगुलेशन से मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये कंपनियां खुल के काम कर पाएंगी। और इस तरीके का जो एल्बो रूम दिया है सरकार ने, निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगर आप दोनों कंपनियों की बात करें, मैं थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकल भी थोड़ा देख रहा था, चार्ट्स भी देख रहा था, तो मुझे ऑयल इंडिया ज़्यादा बेहतर लग रहा है इस समय ओएनजीसी से। और मुझे लगता है ऑयल इंडिया दोबारा से आपको 300 के लगभग जाता हुआ दिखेगा। ओएनजीसी की चाल फिर भी मुझे लगता है थोड़ी धीमी रहेगी, पर ऑयल इंडिया बहुत तेज चलेगा। छोटी इक्विटी है, छोटा कंपनी है, ओएनजीसी बहुत बड़ा कंपनी है, इक्विटी भी बड़ा है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि जो उसकी चलने की स्पीड है जो स्टॉक की, वो थोड़ी धीमी रह सकती है, बट ऑयल इंडिया की रफ्तार अच्छी रहनी चाहिए। ऑयल इंडिया पर ज्यादा भरोसा करें ओएनजीसी के मुकाबले में, ये मानना है आपके लिए चोपड़ा साहब का। ये है स्टॉक जो एक्शन में रहेगा भरपूर। ओके, जुबिलेंट फूड, ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है। आज थोड़ा कमजोर भी है स्टॉक, कोई खास वजह वरुण? डेफिनेटली डिटेल निकाली आपने? हाँ, डिटेल्स निकाली आपने? हाँ अनिल जी, डिटेल्स निकाली। और इस कंपनी के साथ तकलीफ है ना अनिल जी, सीनियर मैनेजमेंट में कोई ना कोई छोड़ के जाता ही रहता है। क्यों? वो क्यों का जवाब तो अनिल जी नहीं है, लेकिन जाता है इतना हमको पता है। तो पिज्जा वगैरह पे डिस्काउंट मिलता होगा ना, एक पे एक फ्री। अनिल जी, डिस्काउंट के लिए कोई सीनियर लेवल पे तो रहेगा नहीं। बाकी आपको याद होगा अनिल जी, थोड़े टाइम पहले भी इनके मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं प्रतीक पोटा जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, है ना। और उसके बाद अब मार्केट में खबरें दरअसल अनिल जी ये है कि रजनीत कोहली जी जो है वो भी इस कंपनी को छोड़, ब्रिटानिया में जा रहे हैं क्या? वो ब्रिटानिया में जा रहे हैं, ऐसे ये खबरें हैं, ऐसी खबरें, यही सबसे बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं जो डोमिनोज को इनफैक्ट पूरा जो इस लेवल तक लेके आए हैं, इनफैक्ट 2018 में इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था और तब से लगातार इस कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। और ये अब माना जा रहा है कि शायद ये छोड़ के ब्रिटानिया में जा सकते हैं और स्टैंड अलोन चीफ एग्जीक्यूटिव का रूप जो है उसमें अब ये ब्रिटानिया में नजर आ सकते हैं। डेफिनेटली जुबिलेंट में अगर आप देखेंगे तो प्रतीक पोटा जी के साथ ये स्ट्रैटेजी लेवल पे काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे और इनका जाना कहीं ना कहीं शायद इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसके लिए लोग इसको एक नेगेटिव मान रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो इसके पहले कोको कोला में काम करते थे, वहाँ करीब 13-14 साल इन्होंने काम किया था और एक बेटर एक्सपीरियंस लेके जुबिलेंट फूड में आए थे और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ जो है इन्होंने डिलीवर की थी। तो लगातार जो सीनियर मैनेजमेंट के झटके लग रहे हैं उसके वजह से शायद इस स्टॉक में जो है आपको इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है। आपको याद होगा जब प्रतीक पोटा साहब जी का खबर आई थी तब किस तरह की पिटाई इस काउंटर की हुई थी, और अगर अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी जाता है स्ट्रेटेजी लेवल पे तो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो क्या होगा, क्या दूसरा आएगा? कोई आएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा तो झेलना पड़ेगा, वो तकलीफ है ना अनिल जी। बाद 10-15% निकल जाता है। लास्ट टाइम भी मैनेजमेंट चेंज पर इनिशियली बाजार काफी बड़ा रिएक्शन नेगेटिव आया था। और अनिल जी ये वो स्टॉक है जिसमें बार बार ऐसा होता रहा है, मैनेजमेंट चेंज बहुत हुए हैं, बड़ा रिएक्शन भी आया है स्टॉक में, हमेशा आता है। सही जवाब। ओके, चोपड़ा साहब बताएं सर, ये बार बार मैनेजमेंट में जो बदलाव हो रहा है जिसकी चिंता वरुण को बहुत ज्यादा हो रही है, क्या कहना है आपका? सर किसी भी, आप एक बात समझिए और मैं दर्शकों से भी बोलना चाहता हूं कि किसी भी कंपनियों को लोग चलाते हैं
और जो की पर्सनल होते हैं, वो स्तंभ होते हैं, कहीं ना कहीं एज पिलर्स खड़े होते हैं। और हमने एक चीज़ बायोकॉन में देखी थी, मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले बहुत सीनियर मैनेजमेंट के एग्जिट्स हुए थे, और वहाँ उसके बाद बायोकॉन उठ ही नहीं पाया, थोड़ा बहुत ऊपर का मुंह दिखाता है, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे। तो जो लोग स्पीयर हेड करते हैं किसी कंपनी को, मैं अगेन ऐसा नहीं है दैट आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ एप्पल पॉलिशिंग। आपके आने के बाद जी बिजनेस का टीआरपी बहुत तेजी से बढ़ा, वो इसलिए क्योंकि आपने स्पीयर हेड किया, और लोग ही हैं जो कि लेके जाते हैं किसी भी संस्था को, किसी कंपनी को, किसी चैनल को या किसी भी बिजनेस को। तो अगर सीनियर लेवल एग्जिट्स हो रहे हैं और कंपनी और मैनेजमेंट उनको रिटेन नहीं कर पा रही है, तो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। और ऐसे मार्केट में जहां पर हम अभी देख रहे थे कि पिछले अगस्त में ही लगभग 916 का भाव था और आज 516 का है, तो 400 रुपये अगर जुबिलेंट जैसी बड़ी कंपनी में लूज हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बाजार को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हो सकता है और ज़्यादा नीचे ये गिरे। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी मैनेजमेंट में, मुझे लगता है कि दिक्कत में रहेंगी कंपनी, क्योंकि स्पीयर हेड कौन करेगा, ये बहुत बड़ी चिंता है। कई बार हमने ये भी देखा कि अच्छा मैनेजमेंट ज्वाइन करता है, किसी दूसरी कंपनी से आता है, तो एकदम से तेजी भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है ब्रिटानिया में अगर ये कोई मूवमेंट हो रहा है, तो ब्रिटानिया में अच्छी तेजी देखने को मिले, क्योंकि एक कैपेबल टीम जा रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जब भी कोई सीनियर लेवल एग्जिट्स होते हैं, उसका कारण ये होता है कि उनको सीनियर मैनेजमेंट रिटेन नहीं कर पाती है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो कि मुझे लगता है सॉर्ट आउट करने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज कंपनीज, बड़ी कंपनीज क्रम्बल कर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब सर आपने एग्जाम्पल ही ऐसा दे दिया मेरा वाला, तो अब मैं 100% आपसे सहमत होना ही पड़ेगा। जुबिलेंट फूड वालों को रोकना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। बराबर, अब सहमत होना ही पड़ेगा। कुणाल जी, सहमत हो जाने में ही समझदारी है। यानी जी सहमत होने में भी समझदारी है। जी एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया अभी चोपड़ा साहब ने, एप्पल पॉलिशिंग। यानी जी ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एप्पल पॉलिशिंग वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, ये शब्द में मिस कर गया, इतनी भारी भरकम इंग्लिश कैसे मैं मिस कर गया? चोपड़ा साहब, इसका कवि कहना क्या चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि कोई जैसे इसको हिंदी में और रूड भाषा में, कि कोई मैं चमचागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक सत्य है, एक शाश्वत सत्य है। ये हम सब ने देखा, ये तो खैर पूरा देश जानता है और सारे दर्शक जानते हैं कि लोग ही हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, लोग ही हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, किसी भी देश को आगे लेके जाते हैं। देश की लीडरशिप भी इसी तरीके की है। जब लीडरशिप अच्छी होती है तो ही देश भी आगे जाता है, संस्थाएं आगे जाती हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगा कि नई जान डाली आपने इस चैनल में, और मुझे लगता है कि यू आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये कि कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक शाश्वत सत्य है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन मैं हो रहा हूँ सर खुश इसमें। आप नहीं भी कह रहे हो, लेकिन हो तो रहा हूँ। देखो ऑनेस्टली जो है वो तो अच्छी बात। धन्यवाद सर। आप जैसे इतने दिग्गज एक्सपर्ट्स पैनल पे बैठे हैं, इसीलिए चैनल नंबर 1 है। सबका पूरा कंट्रीब्यूशन है, हमारे एक्सपर्ट्स का भी, हमारी टीम का भी, इसमें कोई डाउट नहीं। अकेला मैं बैठ के किससे दीवारों से बात करूंगा? करेक्ट। तो ये तो पूरी टीम जब होती तभी मजा आता है, वो वाली बात है। तो धन्यवाद सर। ओके, भसीन साहब जुड़ चुके हैं सर, करते हैं स्वागत। मुलाकात करते हैं भसीन साहब से, बिगुल के साथ किया जाए स्वागत। सुबह कह दिया था भसीन साहब ने, नीचे गिरा हुआ है, लेने की चेष्टा कीजिए, दोपहर में आएगी रिकवरी। भसीन साहब, रिकवरी आपके सामने है, स्वागत है आपका इस रिकवरी के साथ, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो बाजार आपको बता रहा है वो घटना नहीं चाहता, और जैसे जी चमक रहा है शेयर बाजार भी चमकेगा। और दूसरी बात आपको कह दिया है कि जुलाई का महीना बहुत बढ़िया रहेगा, तो निश्चय कीजिए लेने के लिए, क्योंकि ऑल डिप्स आर बीइंग बॉट, द लेफ्ट आउट फीलिंग इज ह्यूज। अब चाहे रिलायंस हो या अशोक लीलैंड हो या आईटीसी हो, शेयर तो चलेंगे, और निफ्टी धीरे धीरे बाकी भी पहाड़ चढ़ जाएगा। देखिए वेदांता, टिस्को, हिंडाल्को 13,200 पे आपको बॉश 15 का था, 15,500 हो गया। अनिल जी 10% बॉश जैसे शेयर में मूव आए 10 दिन में बहुत माने रखती है। तो आपको पता है ऑटो में कितनी अंडर ओनरशिप है। अब ऐसे ही मिड कैप आईटी और सिलेक्ट आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम सीमेंट एंड अदर प्लेस विल बी ऑन कार्ड। अब आपके लिए अपडेट भी दे दूं, कोफोर सुबह आपको दिया था, कोई दो राय नहीं, 38.5 हो जाएगा कोफोर। और जुबिलेंट फूड आपको दिया था 506, 518 में आपसे बुक भी करा दिया प्रॉफिट। इसके अलावा कल एचडीएफसी बैंक थे, दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं।
और एक गोदरेज प्रॉपर्टी 1172 आ रहा, 1215 बिक गया। अब 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। क्या बात है सर, जब से मार्केट नीचे आया और जब से ऊपर आने की कोशिश की आपकी 3 पिक्स आने लगी है, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर क्लोजिंग शो की तीनों पिक्स। जब माहौल होएगा तभी कॉन्फिडेंस देंगे ना, क्योंकि 18,000 पे तो कोई बेचने को बोलता नहीं है और 15,800 पे कोई खरीदने को नहीं बोलेगा, तो बीच में कहाँ घूमोगे आप पैसा तभी कमाओगे जब फियर खरीदोगे ना अनिल जी। देयर इज नो इजी लंचेज इन दिस मार्केट अनिल जी, ये सबको समझ आ गया है, करेक्ट? टोटली नो फ्री लंच। बताएं सर। अनिल जी सबसे बढ़िया आप लीजिए अभी HDFC लाइफ, ये इनका ट्रायंगल है और HDFC लाइफ के जो न्यू वैल्यू एडिशंस है that will be startling because value additions of new life insurance is growing by the day। और कोई दो राय नहीं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से उनका जो डेट मार्केट पोर्टफोलियो है that will do exceedingly well, so treasury income will rise। 544-45 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 530, टारगेट ऑफ 575। दूसरा पिक जी 213-13.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 208, 224 का टारगेट। और तीसरा पिक मेरा फेवरेट अल्ट्राटेक सीमेंट में स्टार्टलिंग नंबर्स आएंगे, प्राइसेस हैव गॉन अप और मॉनसून के बाद ये शेयर हाथ नहीं आएंगे, वॉल्यूम्स आर गोइंग टू गो बाय द डे। तो आप लीजिए 5590 में, स्टॉप लॉस ऑफ 5500, टारगेट ऑफ 5850। 3 स्टॉक है जहां खरीदारी करनी है। HDFC लाइफ 545 के आसपास लीजिए, 530 का स्टॉप लॉस, 575 का टारगेट। जी खरीदिए 213 के आसपास, 208 का स्टॉप लॉस, 224 का टारगेट। अल्ट्राटेक सीमेंट 5590 के आसपास खरीदिए, 5500 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए 5850 का। ये है 3 दमदार पिक्स बसिन साहब की तरफ से, ये है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब। कल सवेरे आपसे फिर होगी मुलाकात, लेंगे आपसे कुछ आपकी और बेहतरीन पिक्स। ये हमारे लिए है इस वक्त की पिक्स। ओके, तो बसिन साहब की तरफ से भी आ चुके हैं पिक्स और बाजार भी अब स्टेबल हैं, बिल्कुल ही सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, न ऊपर जाने की तैयारी में। सर जी कुछ तो है, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं वहाँ पर देखिए, बॉश 15,000 वाला स्टॉक है 5% ऊपर है, एबट 19,000 वाला स्टॉक है 4% ऊपर है। छोटे वाले नहीं चल रहे, बड़े राकेश जी की वजह से ना एबट तो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में 5-7 बार बोल के 15,000 से 15,000 से मंथन जी कहाँ से शुरू किया था आपने? अनिल जी 15,000 से नहीं करा था अनिल जी, 1200-1300 रुपए बढ़ाया। और अनिल जी बॉश का दाम ना देखिए अनिल जी, बॉश जैसे आज सब लोग अनिल जी इंग्लिश में नई चीजें बोल रहे हैं, तो मैं भी चीज इंग्लिश में बोल देता हूँ अनिल जी। एबट इज द चीपेस्ट मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल स्टॉक अनिल जी। बेस्ट लाइन थी आपकी अब तक की इंग्लिश में? नहीं अनिल जी इससे बड़ी लाइनें भी बोली हैं, ऐसा नहीं है अनिल जी, इससे बड़ी लाइनें, ये तो बड़ा सिंपल है अनिल जी। जी बंसल जी बोलिए हिंदी में पूरा। हाँ ये तो अनिल जी, ये तो इंग्लिश में छोटा सा अनिल जी, चीपेस्ट मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया। कभी ऐसा आपका मन नहीं आता कि अंग्रेजी का काम आया है और टू कुणाल जी कर दें? कुणाल जी मदद भी कर सकते। कुणाल जी अगर कभी ऐसा किया तो आप सहायता करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं अनिल जी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अनिल जी बंसल जी बहुत क्यूट लगते हैं अनिल जी, इंग्लिश बोलते हैं तो बड़े ही क्यूट लगते हैं अनिल जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आपने ऐसा कहा होता कि मैं करूंगा तो मैं आपको देख लेता। तो बढ़िया है, आपने सही जवाब दिया। आइए अगला बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। अनिल जी यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में जो रिकवरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट 5 बार इसने अटेम्प्ट किया है 1650 लेवल को तोड़ने का एंड उसके नीचे क्लोजिंग करने का, जो असफल रही है। एंड आज के सत्र में भी जिस तरीके से इसने एक ओपनिंग दी थी, लगभग अराउंड 1655 के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद एक काफ़ी बड़ा 1640 के आसपास का एक स्विंग बनाया है, उसके बाद वापस रिकवरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये जो लेवल है सपोर्ट का लगभग 1650 के आसपास का, ये होल्ड होना चाहिए। एंड उसके वजह से मुझे लग रहा है कल के सत्र में एक अच्छी रिकवरी रैली नजर आ सकती है। 60 मिनट्स पे एक अच्छा ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, जिसका टारगेट लगभग इंटरमीडिएट लेवल आ रहा है अराउंड 1685 तक का। सो खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर में, स्टॉप लॉस लगाना है 1640 पे एंड कल के लिए टारगेट होगा अराउंड 1685 का। ओके, कोटक बैंक में करें खरीदारी, ये राय सचिन जी की तरफ से आती हुई
आपके लिए इस वक्त। आइए, जय भी तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, खरीदे जुलाई सीरीज का 340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हिंडाल्को का, जो करीब अभी 20 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। अनिल जी, यहाँ पे एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगाए आप 15 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाए। इसके टारगेट्स में जुलाई सीरीज के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा अग्रेसिव टारगेट्स दूंगा यहाँ पे। पहला टारगेट यहाँ पे निकलेगा 28 का एंड सेकेंड टारगेट विल बी 34। सो 28 और 34 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे हिंडाल्को का 340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी, वेदांता पर हमने कॉल दिया, जिंदाल स्टील पर दिया एंड वहां पे हमें टारगेट्स हासिल हुए, हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली हिंडाल्को में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है और अब इसे मिस नहीं करना चाहिए। रीजन मीन इसके यहाँ पे जो हिसाब से मुझे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी दिखाई दे रही है स्टॉक में, और काफी एक शार्प फॉल के बाद लगभग आधा ही हो गया ये स्टॉक। आई थिंक मैक्सिमम हमें जो गिरावट देखने मिली है कोई भी मेटल स्टॉक में, वन ऑफ विच इज हिंडाल्को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट से। सो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शार्प आपको एक रिबाउंड देखने मिलेगा, जो हिसाब से एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम पैटर्न से भी ब्रेकआउट अब देखने मिल रहा है इसमें टेक्निकली, और एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पर भी काफी ओवरसोल्ड है एंड एक पैटर्न जो मुझे स्पॉट लेवल पर दिखाई दे रहा है, स्पॉट चार्ट्स पर जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न, वीकली चार्ट्स पर वो भी बन रहा है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टॉक क्लोजिंग अबाउट 330 क्वाइट हाई, 330-32 के ऊपर क्लोज हो गई, 2 दिन बाकी है। सो आई थिंक अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो ये पैटर्न कंप्लीट भी हो जाएगा। सो दिस इज वन कैंडिडेट जिसमें मुझे लग रहा है फ्रॉम द मेटल पैक, जिसमें आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। स्पॉट में लगभग 365 से लेकर 375 तक के लेवल्स, यानी कि नियर अबाउट 10% का मूव। स्पॉट में लगभग 365 से लेकर 375 तक के लेवल्स, यानी कि नियर अबाउट 10% का मूव आपको जुलाई सीरीज में इमीडिएटली देखने मिलेगा। एंड मेटल और ऑटो ही एनएल जी जो निफ्टी को संभाले हुए, अलॉन्ग विद ऑयल एंड गैस, ये 3 सेक्टर में क्लियर कट तेजी है। तो फ्यू ऑफ द कमोडिटीज एंड ऑटो यहाँ पे तेजी है, तो यहीं पे फोकस करना चाहिए लॉन्ग साइड पर। तो ये है आपके लिए मेटल्स, ऑटोज, जहां पर तेजी है इस समय, वहां पर आपको रखना चाहिए फोकस। बात करते करते हिंडाल्को भी थोड़ा और मोमेंटम में आ रहा है और 340 की कॉल खरीद कर चलें, अगले महीने की एक्सपायरी की, ना कि कल की एक्सपायरी का, इसका ध्यान रखिएगा। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, लेते हैं उनकी कॉल। वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ओएनजीसी बाय करके चलना है बीटीएसटी के तौर पे। 150 का एक रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से क्लियर किया है, मुझे लगता है 7 से 8 रुपए की मूव आपको कल मिलनी चाहिए। 57, 58, मे बी इवन 160 तक की मूव आ सकती है। 148 के स्टॉप लॉस से बाय करें 160 के टारगेट के लिए। तो 160 का टारगेट, 148, 148 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ओएनजीसी ऑयल इंडिया के साथ साथ यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है, जो घरेलू मार्केट के लिए ऑयल बिक्री पर डीरेगुलेशन कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये खबर आई है और उसके दम पर ये स्टॉक भी थोड़ा फोकस में आते हुए आपको दिख रहा है। चलिए नजर रखेंगे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, दोनों ही आपको वैसे अच्छे मोमेंटम है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो के लिए भी आज आपके लिए अच्छा दिन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच कुछ और स्पेसेस जहां पर आपको मूव आती हुई दिखेगी, ब्लू डॉट पर रखिए नजर, इस पर एक बढ़िया स्पाइक अभी आते हुए दिखा है। इनफैक्ट डेज हाई पर ये स्पाइक करके ट्रेड कर रहा है, तो ब्लू डॉट में एक अच्छी मूव आ रही है इस समय। देखते हैं ये काउंटर भी मोमेंटम सस्टेन करता है कि नहीं। ट्रेंड में आज अच्छा एक्शन है, एक बार इसकी चार्ट जरा देखी जाए। ट्रेंड बंसल जी जरा देखें इसकी चार्ट क्या चल रहा है, इसमें एक अच्छा स्पाइक आ जाता है, दिख रहा है। दीपांशु, ट्रेंड के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है यहाँ पर 1130, 1135 के लेवल इसमें कल मॉर्निंग तक में देखने को मिलने चाहिए। तो ट्रेंड पे दीपांशु यहाँ पर खरीदारी की राय है। और दूसरा दीपांशु, अभी आप ब्लू डार्ट की बात कर रहे थे, तो ब्लू डार्ट तो अभी रिसेंटली मैंने और कुणाल जी ने एकदम बॉटम पे अराउंड 6900 के अराउंड ही इसको रिकमेंड किया था। 10 की कमाई में बोला था कि डिसेंट करेक्शन हो चुकी है और वहां से एक अच्छी खासी रैली ब्लू डार्ट में देखने को मिली है। और तीसरा दीपांशु, अगर कतार में कोई नहीं है तो एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। बिल्कुल सर, कतार आप ही के लिए है। और आइए, ओएनजीसी पर अभी वागले साहब की कॉल आई थी और ओएनजीसी पर हम 26 लाख शेयर्स के सौदे भी होते दिख रहे हैं। सीपीएससी की जो रीबैलेंसिंग है वो भी आज ही है, तो उसके दम पर भी कुछ एक्शन आपको ओएनजीसी में बनते हुए दिख रहा है, उस पर भी रखिए नजर। पर आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए।
बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है इंडियन होटल पे 231 के अराउंड चल रहा है कैश के अंदर, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है परफेक्ट कैंडिडेट लग रहा है ओवरनाइट कैरिंग के लिए, बीटीएसटी के लिए। और कल मॉर्निंग में यहाँ पर 234 235 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज हम रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट को सुन ही रहे थे अनिल जी, कहीं पर भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। और अनिल जी इंडियन होटल्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूं अनिल जी, अभी हाल ही में मैंने इनका एक कैफे भी देखा अनिल जी। तो दिल्ली में अनिल जी इंडियन होटल्स के कैफे भी बन रहे हैं क्यूमिन्स के नाम से, और बहुत जबरदस्त ऑफरिंग है और चार्ट भी अनिल जी बहुत दमदार है। खरीदारी करके चलने की राय है। तो यहाँ पर 226 रुपए पर 226 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें इंडियन होटल्स। पहला टारगेट होगा 240 रुपए का, 240 तक कोई रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखती नहीं है, और 240 का लेवल पार हुआ तो 246 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 240 246 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में हमारी खरीदारी कराएं। बिल्कुल, और इंडियन होटल्स पर रखिए नजर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। चोपड़ा साहब, आपकी भी कोई राय होटल्स हॉस्पिटैलिटी स्पेस पर? थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग पर सवाल उठे थे, तेल के दाम भी ऊपर उठे, तो ट्रैवल लोग कितना करेंगे उस पर सवाल थे। बट जैसा आज हम भी रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, कहीं रूम्स अवेलेबल नहीं है, कह रहे हैं 10 साल में, इनफैक्ट 15 साल में सबसे अच्छा दौर इस समय इस स्पेस का चल रहा है। दीप, 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, जो हम पहले भी बात करते आए हैं रिवेंज ट्रैवल का, वो सब लोग कर रहे हैं। इस बार जो गर्मियों की छुट्टियों में घूमने वाले लोग हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर है। मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त यार हैं या जो रिश्तेदार हैं या जो जानने वाली फैमिलीज हैं, ऐसे मुझे बहुत ही कम ऐसे हैं जिनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे, मगर दे आर मेकिंग अ पॉइंट कि वो लोग जाएं और वो घूमने निकल रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि होटल स्पेस काफ़ी प्रेशर में रहा है बहुत समय तक, और अब निश्चित रूप से वो बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छे होटल्स जो हैं वो बहुत सारे ऑफर्स भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक्स हो चुके हैं रूम रेंट्स पे, तो बहुत सारे अच्छे होटल्स 3-4 स्टार 5 स्टार भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। प्रीमियम को आप छोड़ दीजिए, मगर जो सब प्रीमियम होटल्स हैं वो बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। तो एक ये भी कारण है। एक और ये रीज़न मुझे जो नज़र आता है कि अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थोड़े से कम हुए हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी, जैसे खाद्य तेल की बात है तो वो थोड़ा सा नीचे आया, तो उसमें नरमी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तेज़ी चलती जा रही है और उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, ये कहना बहुत कठिन है। बट मुझे लगता है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी एक हमारे क्लाइंट है, उनके साथ हम बैठे थे, वो प्राइमरली फूड इंडस्ट्री में, पैकेज फूड इंडस्ट्री में है, और उन्होंने ये बात स्वीकार करी कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से अपटिक है, अच्छा खासा अपटिक है। और यही बात 3 महीने पहले वो कह रहे थे, काफ़ी मंदी है और उनका जो सेल्स है वो काफ़ी दबी हुई है। और एक नेशनल ब्रांड है जो हमारे क्लाइंट है, उनका एक नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनली भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, मगर अभी 1-1.5-2 महीने से तो कुछ अच्छा ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहा है। तो मैं वैसे भी काफ़ी बुलिश हूँ टाटा ग्रुप पे, और इंडियन होटल्स मुझे भी अच्छा लगता है। 270-280 तक जा सकता है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक और छोटी सी मैं ये जो स्टॉक है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, ये है होटल लीला वेंचर्स। ये लीला ग्रुप का होटल हुआ करता था और उसके बाद शायद ये एनसीएलटी में चला गया था, वहाँ से इसकी ओनरशिप चेंज हुई है। जो जेएम फाइनेंशियल के पास कुछ इसकी ओनरशिप है और कुछ आईटीसी के पास है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा कि आईटीसी इसके अंदर 7-8 करीब 7% स्टेक ले चुका है, जो कि दिग्गज है अपने आप में होटल इंडस्ट्री में, तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा। और लीला की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो गोवा में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो होटल लीला वेंचर्स में भी अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो एक बहुत छोटी प्राइस पे अवेलेबल है, 9 रुपये पे, और मुझे लगता है काफ़ी डिस्काउंट प्राइसिंग है, तो यहाँ से अच्छा कर सकता है। और अब इसकी जब ओनरशिप चेंज हुई है और वेटरन्स आ गए हैं इसको देखने के लिए, तो अच्छी संभावना है कि इसमें पैसा बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे हॉस्पिटैलिटी स्पेस, वहाँ पर अभी भी बड़ा एक्शन बना हुआ है। कैबिनेट डीलिस्ट हो गया, लिस्टेड है अभी भी। चेक करता हूँ सर, एक सेकंड, इस पे थोड़ा आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं, अब तो नहीं देखा, बट आई थिंक उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में शायद जो पुरानी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उसका होगा।
कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अनुराग ठाकुर साहब बात भी कर रहे हैं, उस पर भी हम जाएंगे। उससे पहले एक बार जरा देखिए, हाँ, और उसके बाद में 2000 देता हूँ उसके तुरंत बाद। आइए एक बार चलते हैं। अगर किसान और हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सेक्टर से जुड़े हुए लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा निर्णय जो किया गया है उसके लिए अगर मैं कहूं तो वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। यह व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स जो कंपनीज हैं, निर्णय के अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। यानी कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल की करती थी, अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्धारित किए जाएंगे। पहले की तरह निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं रहेगी। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस that will be sellable only in the domestic market, but they will have a freedom not only to sell it to the government companies but also to any private company. They will be free to doing so. यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को और प्रोत्साहन देगा और 2014 से शुरू किए गए टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की श्रृंखला पर आधारित होगा। इस दौरान तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे और विपणन से संबंधित नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी और ऑपरेटर उद्योगों को अधिक लचीलेपन की सुविधा भी इन सुविधाओं से और बढ़ेगी। सो क्लियरली इससे साफ ये पता चलता है कि तदुपरांत क्रूड के उत्पादन और रिफाइनिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की अनुमति दे दी गई है और दोनों क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कार्यरत हैं, एक्सप्लोरेशन में भी और प्रोडक्शन में भी। इन बदली हुई परिस्थितियों में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल केवल सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सो ऐसा करने से क्रूड ऑयल के उत्पादकों को प्राइसिंग और मार्केटिंग रिफॉर्म्स की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम होगा। इससे उन्हें अधिक से अधिक क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2018-19 में जो ईएनपी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो एलोकेट किया था, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको एलोकेट किया जाता है, उसके बाद तो एलोकेशन का रिफाइन कितना हुआ 2018-19 में मात्र 71% हो पाया और 2019-20 में मात्र 59% हो पाया। तो केवल लिमिटेड लोगों तक उसको देने की बजाय इसको ओपन किया गया ताकि लोकल क्रूड जो प्रोडक्शन है और जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं उसका ज्यादा लाभ यहां पर हो सके और इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता उसको भी और कम किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ज्यादा रोजगार भी होगा और कहीं ना कहीं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको भी और करने में ज्यादा लाभ मिल पाएगा। ये कुछ निर्णय दोनों आज के हैं जो सीसीए से जुड़े हुए हैं, ये मैंने आप सबके सामने रखे हैं।
इस पर आपके मन में कोई सुझाव विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो यह आपके लिए बड़ी खबर ऑयल डीरेगुलेशन को लेकर। वरुण ऑलरेडी आपको इस पर डिटेल समझा भी चुके हैं और स्पेशली सरकारी कंपनीज के लिए बड़ी पॉजिटिव है ऑयल इंडिया ONGC, उस पर हम इसका रिएक्शन भी आते हुए देख रहे हैं। घरेलू ऑयल उत्पादन अब कंपनीज पर फ्रीडम रहेगी, वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। आइए, जैसा आपको कहा था, अनिल जी अपनी कॉल के साथ है तैयार। बिगुल कल के 2000। जी सर। बैंक निफ्टी 33,275 के आसपास स्पोर्ट लेवल है यहाँ पर बेचने की राय। अच्छा। डे लो पर बंद होने की तैयारी में है। 15,800 के नीचे निफ्टी बंद होने की तैयारी में। हालांकि निफ्टी पर मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे ठीक नहीं दिखा। रुपया भी अभी तक कहीं रिकवरी के कोई संकेत नहीं दे रहा। 18 रुपये से आज भी कमजोर है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी कल के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे जाने की तैयारी करता दिखा रहा है। 3 दिनों के बाद आज पहला दिन ऐसा होगा दीप जब 33,600 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा। तो बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है 33,525 का 33,525 ये स्टॉप लॉस। मैं सारे स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। फ्यूचर्स में लगभग आसपास ही इस महीने के, आप अगले महीने के करें तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए प्रीमियम वगैरह के। तो स्पॉट लेवल में आपको दे रहा हूँ 33,275 पे आपको शॉर्ट करना है। 33,400 आता है तो और करना है ऐड 125 पॉइंट ऊपर। अगर आता है, डरना नहीं है वहाँ पे, और ऐड करना। हाँ। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है 33,525 का। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे, पहला टारगेट है 33,200 का, दूसरा टारगेट है 33,125 का, तीसरा टारगेट है 33,000 का, और उसके बाद 32,925। ये 4 टारगेट रखे। बाद में 32,850 वगैरह ये आते, वो आज के लिए तो है नहीं। ये भी आज के लिए तो नहीं है, कल के लिए ही है नेचुरली। कल के लिए थोड़ा प्रीएम्प्ट करके हम शॉर्ट कर रहे हैं। आप देखिए डाउ फ्यूचर भी गिर पिट के वापस फ्लैट हो गए हैं। रुपया आपका कमजोर है। तो एक मतलब एक कॉमन सेंस है। और बैंक निफ्टी ने आज और कल दोनों ही दिन रिकवरी का कोई सिग्नल नहीं दिया। निफ्टी ने दोनों दिन रिकवरी की कोशिश की, बैंक निफ्टी ने दोनों दिन नहीं की। तो वो इनहेरेंट वीकनेस तो है। अब डाउ 400-500 बढ़ जाए फिर तो वो तो पता नहीं। देखो वो रिस्क तो आप हमेशा लेके चलते हैं जब आप 3 बजे के बाद ट्रेड करते हैं। लेकिन जो डेटा दिख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी का 2 दिनों का मूव दिख रहा है, रुपया और डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है, उसको देख के लगता है कि कल एक बार 33,000 32,800 की रेंज में बैंक निफ्टी आना चाहिए। तो फाइनल टारगेट हमारा 32,850 का बनेगा इनके लिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको रिस्क कम रखनी है, जो कि वाकई में रखनी भी कम चाहिए, आप 33,100 का कल की एक्सपायरी का पुट ले लीजिए। कल की एक्सपायरी का। ठीक है। 100 रुपए के आसपास मिलेगा, 100 105 रुपए के आसपास मिलेगा। लास्ट मैंने देखा तो 100 के आसपास, अभी शायद थोड़ा कम ज्यादा होगा। 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी कि आपकी रिस्क 50-60 पॉइंट से ज्यादा की नहीं। बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट की रिस्क तो रखनी पड़ेगी। इतना तो रह ही सकता है। करेक्ट। जो टारगेट बनेगा 175 200, 2 छोटे टारगेट, 250 300 और 350, ये टारगेट है आपके लिए बैंक निफ्टी में। अगर आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं 33,100 का, 100 रुपए के आसपास लीजिए, 50 का स्टॉप लॉस, 175 200, 250 300 और 350, ये सारे टारगेट। अंडरस्टूड। तो बैंक निफ्टी बेचना है और ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कल ही की एक्सपायरी का। जिनको रिस्क ओवरनाइट कम रखनी है, 525 के ऊपर कल अगर मिले तो शॉर्ट काट लेनी है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। डन। अदरवाइज आप शॉर्ट रख सकते हैं। और जिनको और छोटा स्टॉप लॉस रखना है दीप, उनके लिए एक काम और हो सकता है, मैं बता दूं, आज के हाई का ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं 33,425 का। जिनको छोटा रखना है कल के लिए स्टॉप, ठीक है, बड़ा रखना है कोई दिक्कत नहीं, छोटा रखना है। ठीक है। बढ़ते आगे, एक बार वागले साहब के लिए बिल्कुल, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, मेरे रडार पर एक्सिस बैंक आया है जिसको मुझे बेचना है। 625 का भाव है। 6 से 7 रुपए की रिस्क होगी। 632-33 का स्टॉप लॉस होगा। 610 तक की डाउनसाइड दिख रही है। और आप जो बैंक निफ्टी में बोल रहे हो, मेरा भी एग्जैक्टली यही व्यू है। 610 तक के लेवल्स आपको कल फर्स्ट हाफ में एक्सिस बैंक में मिलने चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर आपको बिकवाली की राय आती है दिख रही है। इस बीच अनिल जी, जो सीपीएससी रीबैलेंसिंग हमने बात करी थी, ओएनजीसी रेडार पर रखिए। आई डोंट नो इस खबर का इंपैक्ट है उसका, बट 60 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको ओएनजीसी में और होते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर रखिए नजर। एक्सिस बैंक पर सेल कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से। अभी सेल कॉल आया है बैंक निफ्टी पर अनिल जी आपकी तरफ से भी। और एक और बैंक से ही रिलेटेड हमारे पास कुछ खबरें भी हैं जो बताना जरूरी है, तो आइए इस पर भी एक बार फोकस कर ले सर। जहां तक सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इस पर रखिए नजर। यहां पर भी आपने कुछ तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रिसेंटली होते हुए देखा है। क्या ये डेवलपमेंट और क्यों ये आपके लिए जानना है जरूरी,
ये जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हुआ यहाँ पर? दीपांशु, यहाँ पर जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं, खासतौर पर फ्यूचर बायर, इन्हें नुकसान हुआ है। दरअसल थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हुआ क्या था कि 13 मई को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड ने 1 रुपये 20 पैसे का जो डिविडेंड है इसका ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो इस डिविडेंड को रिवाइज कर दिया गया, डिविडेंड बढ़ा दिया गया। 1 रुपये 20 पैसे की जगह फिर 31 मई को बोर्ड ने तय किया कि 2 रुपये 85 पैसे का जो डिविडेंड है वो दिया जाएगा, यानी 1 रुपये 20 पैसे में 1 रुपये 65 पैसे और ऐड कर दिए गए। 17 जून को जो है ये शेयर एक्स डेट हुआ था। लेकिन खास बात यह कि अगर आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग देखें और डिविडेंड का एडजस्टमेंट समझें तो जैसे ही मैनेजमेंट कहता है कि हम डिविडेंड विचार कर रहे हैं, डिविडेंड लाने वाले हैं, इससे धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो फ्यूचर्स है ऑलरेडी स्पॉट प्राइसेस के मुकाबले जो कि आमतौर पर प्रीमियम पर चलते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट आ जाते हैं और जिस दिन डिस्काउंट की जो एक्स डेट होती है उस दिन इसका पूरा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि ये 1 रुपये 65 पैसे का जो है डिविडेंड एक्स्ट्रा दिया गया, ये एक शॉक की तरह आया था, ये लोगों को पता नहीं था। इसके चलते अगर आप देखें तो जिन्होंने खास तौर पर जो 31 मई को या फिर इसके बाद जो फ्यूचर्स खरीदे, इनको करीब 1 से लेकर 1 रुपये 65 पैसे का नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। मैं आपकी स्क्रीन पर ये लेके आता हूँ कि यहाँ पर बेसिस यानी जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच का अंतर होता है, अगर इसका क्रम अगर आप देखें तो 31 मई को जो बेसिस था वो -1.55 था, यानी डिस्काउंट पर चल रहे थे। 1 जून को 2 रुपये 45 पैसे डिस्काउंट था, 2 जून को करीब 2 रुपये 55 पैसे, 16 जून को 2 रुपये 55 और 8 जून को करीब 2 रुपये 70, यानी बेसिस में अगर आप देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूस डिस्काउंट यहाँ पर नजर आया। अब देखिए 1 रुपये 65 पैसे भी काफी बड़ा हो जाता है, खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक में, जहां पर लॉट साइज अगर आप देखें तो 5,850 शेयरों का है। हालांकि अब तो क्योंकि सेबी ने क्लैरिफाई कर दिया कि 2% से ज्यादा के जो है इसका एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस वाले इनको नुकसान हुआ है। ये तो अलग ही मतलब यूनिक केस है सर, ये ऐसा पहले देखा है कभी ऐसा? याद तो नहीं आता दीप, और इसलिए हमने ये रखा है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि कितना डिविडेंड देना चाहिए मैनेजमेंट का अधिकार है, देना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, निवेशकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन देने के तरीके पर सवाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर सवाल नहीं उठ सकते, सवाल उस पर भी उठ सकते हैं। अल्टीमेटली जब आप किसी भी वायदा कारोबार के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ठीक है, कैश और फ्यूचर में फ़र्क होता है। आमतौर पर कैश मार्केट में स्टॉक नीचे होता है, फ्यूचर में थोड़ा सा ऊपर होता है। उसकी वजह कि एक कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, प्लस एक वॉलेटिलिटी प्रीमियम, दोनों को मिलाकर थोड़ी सी प्रीमियम आपको फ्यूचर के लिए देनी पड़ती है। बहुत कम ऐसा होता है जब स्टॉक फ्यूचर में नीचे हो, और वो तब होता है जब डिविडेंड का ऐलान हुआ हो, डिविडेंड आने वाला हो। अब जिस महीने डिविडेंड आने वाला हो, जिस सीरीज में डिविडेंड आने वाला हो, उस सीरीज में डिविडेंड तो मिलता है उन्हीं लोगों को जिन्होंने कैश मार्केट में शेयर खरीदे हैं, डिलीवरी रखी है। फ्यूचर्स वालों को तो डिविडेंड मिलता नहीं। फ्यूचर्स वालों को डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन डिविडेंड का एडजस्टमेंट उनके लिए होता है। वो तब होता है जब 5% से ज़्यादा का डिविडेंड हो, जिस दिन डिविडेंड का ऐलान हुआ हो, वो डिविडेंड अगर उस दिन की क्लोजिंग प्राइस से 5% का से ज़्यादा हो तो फ्यूचर्स वालों को एडजस्टमेंट मिल जाता है और उनको नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर 5% से कम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया तो फ्यूचर्स वालों के लिए एक तरह से वो नुकसान है, उनकी प्राइस घट जाती है फ्यूचर्स की तुरंत प्रभाव से। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ, पहले उन्होंने अनाउंस किया था 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है, फ्यूचर्स वालों ने सबने एडजस्ट कर लिया, 1.20 डिविडेंड। अचानक से उन्होंने रिकॉर्ड डेट चेंज किए बगैर उसको 2 रुपये 85 पैसे कर दिया, यानी 1 रुपये 65 पैसे का फटका। और अब देखो वो डिविडेंड वो कभी भी अनाउंस करते, वो 27 जून के बजाय जुलाई में करते, किसी भी करते, तब भी उनको नुकसान होता। लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बिल्कुल। वो फ्यूचर्स वालों को अनएक्सपेक्टेड गलत नुकसान है जो नहीं करना चाहिए। तो डिविडेंड देने के और ऐलान करने के और उसकी रिकॉर्ड डेट के भी तरीके होते हैं, उस तरीके को बैंक ऑफ बड़ौदा ने फाउल किया है, बहुत क्लियर कट है ये। और इसलिए कई सारे रिटेल ट्रेडर्स जो 1-2 लॉट लेके बैठे हैं या ऑप्शंस में पोजीशन लेके बैठे हैं, वो रो रहे हैं हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा, विच इज़ राइट। नुकसान तो उन्हें वैसे भी होता था, कभी भी डिविडेंड अलग से भी करते थे, लेकिन ये तरीका वो है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कहानी ये है। तो कोई भी कंपनी अगर अपना डिविडेंड बदल रही है तो उनको रिकॉर्ड डेट फ्रेश अनाउंस करनी चाहिए, ताकि एक एफएनओ ट्रेडर अंदाज लगा सके। फॉर एग्जांपल 27 जून की रिकॉर्ड डेट थी, अगर ये रिकॉर्ड डेट बदलते, आप डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, रिकॉर्ड डेट बदल देते हैं, तो एक एफएनओ ट्रेडर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि डिविडेंड कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। जब आपने एक बार अनाउंस कर दिया कि इतना डिविडेंड, तो फिर नेचुरली वो उतना ही मान के चलेगा ना। तो जो सेलर है उसको तो बैठे बैठे 1 रुपये 85 पैसे का फायदा हो गया, बिना कुछ मेहनत। ये एग्जैक्टली हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसी पर सवाल है।
तो आई थिंक बट एक अच्छी चीज ये दीप याद होगा 5% से ज्यादा डिविडेंड होने पर एडजस्टमेंट होता था। हमने ये बात रखी हुई थी और कल ही सेबी की तरफ से सर्कुलर आया। अब आज से जो भी डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा 2% से ज्यादा डिविडेंड अगर कंपनी अनाउंस कर रही है जिस दिन, फॉर एग्जांपल कल कितनी तारीख है, 30 तारीख, 30 तारीख को कल कोई एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, 100 रुपए का उसका भाव है और वो 2.5 रुपए डिविडेंड अनाउंस करती है, यानी कि 2% से ज्यादा, बिल्कुल, तो वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं होगा, फ्यूचर वाले के लिए उसमें नुकसान नहीं होगा, उसको स्पेशल डिविडेंड की तरह माना जाएगा। 2% से ज्यादा क्लोजिंग प्राइस पर डिविडेंड है तो आपको उससे अब फ्यूचर्स वालों को नुकसान नहीं होगा, ये अच्छी चीज है। हम तो एक्चुअली एक स्टेप आगे भी चाहते थे, फ्यूचर्स को भी एक तरह से एक्स डिविडेंड कर दिया जाए तो और भी बढ़िया। एग्जैक्टली, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे उसमें, इस वजह से नहीं कर रहे हैं, बट वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि कैश और फ्यूचर्स के एक्स डिविडेंड एक साथ हो, ताकि फ्यूचर्स वालों को एडजस्ट करने की वो जरूरत ना पड़े, वो भी हो सकता है। बट फिलहाल एक अच्छी चीज है कि जो पहले स्पेशल डिविडेंड 10% होता था उसको 5% किया सेबी ने और कल 5% से 2% कर दिया, तो अब लोगों को नुकसान होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। इस केस में अगर पहले ही हो जाता तो शायद फिर ऐसा नहीं होता है, सेकंड टाइम जब होता तो यील्ड बढ़ जाती तब फिर नहीं होता। स्ट्रैटेजी सर? हाँ, हम कभी पूछो, आप तैयारी, टाइम आपको डिसाइड करना कितना बजे पूछना है, नहीं, बोलना तो मुझे सेम ही है, बोलना सेम नहीं, लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजी लेते हैं। सर डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा बिगड़ गए हैं एक्चुअली, आपका सेल कॉल सही टाइम पर आ गया क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी 50 अंक ऊपर थे, अब 25 अंक नीचे आए, तो 75 अंकों की डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव हो गए, यूरोप तो ऑलरेडी कमजोर था ही, हमारे बाजार भी कमजोर हैं। कच्चे तेल में फिर से खरीदारी आ रही है, 118 आ गया, थोड़ी देर पहले सुस्त था, वहां पर एक्शन है, और रुपया तो लग रहा है 79 पर जा रहा है। क्या करना है सर? देखो दीप, मेरे को लॉन्ग पोजिशन ले जाने में कम्फर्ट नहीं है। अब मैं गलत पढ़ सकता हूँ और गलत पढ़ने का राइट मुझे है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स हरे से लाल निशान में 60-70 पॉइंट ऊपर था, 40 पॉइंट नीचे है, मुझे नहीं जमता। रुपया 78-95 पे मुझे नहीं जमता। कच्चा तेल 118-119 पे मुझे नहीं करनी तेजी, मैं बहुत क्लियर हूँ। हो मार्ग ठीक है, आपकी रिस्क है, आपका पैसा है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, आपकी मर्जी करिए, मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये तीन चीजों को देख के मेरी हिम्मत नहीं होती। अच्छा, रहा सवाल डाउ फ्यूचर्स के 40 पॉइंट नीचे होने का, 40 ऊपर था तब भी मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था, 40 नीचे होने पर भी मैं ऐसे एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट कॉल दिया है। ये 40 वाला 400 ऊपर भी हो सकता है, 400 नीचे भी हो सकता है, डाउ पे इतना ही भरोसा आप कर सकते हो। बिल्कुल, तो जो हिसाब से 2-3 दिन से डाउ ऊपर नीचे हो रहा है, दिन में इंट्राडे इतनी वॉलेटिलिटी, कैसा खुलेगा, कैसा दिन भर करेगा, कैसा बंद होगा, सुबह फ्यूचर क्या होंगे, ये अंदाजा लगाना मेरी कैपेसिटी से बाहर की चीज है। सो इसलिए बाकी फैक्टर्स को देखते हुए और बैंक निफ्टी के मूव को देखते हुए पूरे दिन भर मुझे एक बार बताओ कि बैंक निफ्टी ने ताकत दिखाई है? निफ्टी ने तो दिखाई, करेक्ट सर, कल पूरे दिन निफ्टी ने ताकत दिखाई, एक बार तो बताओ बैंक निफ्टी ने ताकत दिखाई? नहीं ना, तो फिर हम क्या बेसिस पे, तो इसलिए मेरे लिए बैंक निफ्टी शॉर्ट है, और अगर किसी को परफेक्ट हेज करना है तो लॉन्ग करके बैंक निफ्टी लॉन्ग करके जाओ, बैंक निफ्टी शॉर्ट करके जाओ, गिरेगा तो ये ज़्यादा गिरेगा, बढ़ना होगा तो बैंक निफ्टी बढ़ जाएगी। लेकिन आज निफ्टी भी लग रहा है कि 15,800 के थोड़ा सा नीचे है, उसके आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है, सो वो 3 दिनों के लो पर जाके बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी 3 दिन से 33,600 के ऊपर बंद हो रहा है, आज उसके काफ़ी नीचे बंद हो रहा है। सो मेरे लिए हिम्मत है तो 33,100 का पुट लेके जाइए, नहीं लेना है कोई बात नहीं, पुट से ही करिए, पुट से ही करिए, हाँ, क्योंकि रिस्क बहुत है, 300 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए तो फिर तकलीफ वाला काम है। आपको क्या करना है, अगर आप लॉन्ग है 33,000 का पुट रखिए, शॉर्ट है 33,500 का कॉल ले लीजिए। ये बैंक निफ्टी लॉन्ग है तो 15,500 15,700 का बनता है, 700 का लेकिन बहुत नज़दीक का है, वो पुट लेके ज़्यादा फायदा होगा नहीं आपको। फिर भी अगर कम रिस्क रखनी है तो 15,700 का, नहीं तो 15,600 का पुट ले लीजिए, और शॉर्ट है तो 15,900 का कॉल ले लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत। लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं दिख रहा दीप, तो एक दिन नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं जाने दीजिए। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से शॉर्ट साइड पे होना चाहिए, आपको कंफर्ट है तो ठीक है, नहीं तो लॉन्ग थोड़ा कम कर लीजिए, एक दिन नहीं कमाएंगे क्या फर्क पड़ता है। तो ये रुपया, कच्चा तेल, डाउ फ्यूचर तीनों मिला के देखो, डाउ फ्यूचर 60-70 पॉइंट हो गई, नहीं मजा आ गया, इसीलिए सही टाइम पे शॉर्ट, सही टाइम एक्चुअली टाइम तो और जल्दी हो जाए, अनुराग ठाकुर साहब आ गए, नहीं तो उस समय तो 33,325 चल रहा था, तो और 50 पॉइंट नीचे हो गया था, और मिले, बट ठीक है। ठीक है, आइए कैश का ऑप्शन, जय बिगुल का वक्त नहीं है, बता दें आपकी कॉल।
जी बिल्कुल दीप, मैं टीवीएस मोटर्स का 840 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ। 26 रुपए 75 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 21 रुपए 25 पैसे पर। जुलाई सीरीज का ये डेफिनेटली 840 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है। डेज हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दीप। ऑटो में जैसे मैंने कहा कि मैं बुलिश हूँ, एंड मेटल्स में भी अगर आप देखें तो हिंडाल्को हमने रेकमेंड किया और वो भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी काफी सीमित रेंज में है, सो यहाँ पे जहां पे स्ट्रेंथ है वहां पे आप तेजी करके जाएंगे तो आई थिंक वहां पे मुनाफा होने का चांस ज्यादा है। सो 840 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 26 रुपए 75 पैसे पे। 21.25 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो दीप यहाँ पे निकल रहा है वो है 34.5 का 34.50 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 38। सो सेकंड टारगेट थोड़ा सा छोटा है बिकॉज अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो जो मेरे स्पॉट लेवल्स के टारगेट बनते हैं टीवीएस मोटर्स पे थी, पहला टारगेट बन रहा है 860 एंड सेकंड वुड बी 880। सो 860 880 ये दो लेवल्स आपको टीवीएस मोटर्स में स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ। टीवीएस मोटर्स 840 की कॉल खरीदने जय की तरफ से, ये आप रखिए नजर। थोड़ा बाजार वीक है बट कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर आप ले सकते हैं। आइए इस सीरीज में आखिरी बार बैंड से बेनिफिट जल्दी से जान लेते हैं। आशीष आखिरी बार इस सीरीज के लिए क्या होंगे बदलाव कल? दीपांशु, डेल्टा कॉप बाहर आ जाएगा, 75.5% पर है मार्केट वाइड पोजीशनमेंट। बाकी सन टीवी कल आएगा क्योंकि अभी 83% 80% से नीचे नहीं है, डेल्टा कॉप बाहर आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा कॉप बाहर आ जाएगा। कल के लिए सिर्फ सन टीवी रहने वाला है बैन में, इस समय डेटा यही दिखा रहा है। और आज तो डेल्टा कॉप के लिए अच्छी खबर है, कैसीनोस पर जो जीएसटी लगने वाला था 28% की संभावना थी, वो फिलहाल 15 दिन के लिए उस डिसीजन को टाल दिया गया है। आइए जल्दी से क्लोजिंग, आखिरी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। ओएनजीसी एनटीपीसी बड़े ब्रेकआउट्स, पावर ग्रिड उसमें जोड़ दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आज निफ्टी को सहारा मिला, हालांकि एंड में बिकवाली रही। आईटीसी, एयरटेल, अल्ट्राटेक, आइशर, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एमएनएम, मारुति, यहां से भी थोड़ी खरीदारी रही। पर एचडीएफसी लाइफ 4.5% नीचे, एचयूएल 4% नीचे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, टीसीएस, ये सारे के सारे दिग्गज आज फिसले हैं और इसलिए आपने देखा कि एंड में निफ्टी भी गिरा और 400 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में आते हुए देखा। भारी गिरावट वहां पर थी और वायदा कारोबार में आज एस्कॉर्ट्स की भारी पिटाई हुई। मैक्स फाइनेंशियल, आरबीएल बैंक, एयूस भारी गिरावट वहां पर थी और वायदा कारोबार में आज एस्कॉर्ट्स की भारी पिटाई हुई। मैक्स फाइनेंशियल, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया बुल्स, जुबिलेंट, हनीवेल, इंडिया मार्ट, वोडाफोन, आईईएक्स, कुछ और काउंटर्स थे जहां पर भारी पिटाई होती है। देखिए अनिल जी, होल्ड किया 15,800 को लगभग 3:20 तक, बट आखिरी 10 मिनट में निफ्टी भी फिसल गया। 775 के ऊपर बंद हो रहा है सर प्रोविजनली, बट निफ्टी थोड़ी सी ऊपर आएगी मेरे ख्याल से, वही 15,790 800 के आसपास आनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी 33 275 280 के आसपास आनी चाहिए ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है। डाउ फ्यूचर्स 35 नीचे हैं, नेस्डैक फ्यूचर्स भी 35 नीचे है। लेट्स सी फाइनल क्लोजिंग जो निकल कर आएगी जो आएगी, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। लेकिन कुल मिलाकर हल्की कमजोरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। 400 नीचे बंद हुआ है। ऐसे बैंक निफ्टी धीमे धीमे सरक क्या पता नहीं चला दी है ना। ओके, पिछले दिनों में एक के बाद एक ओला, ओकिनावा, प्योर और कई दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में एक के बाद एक आग लगी है। और इस पर आग क्यों लगी, इस पर रिपोर्ट भी आ गई। इसमें बैटरी और डिजाइन में गंभीर कमियां पाई गई हैं। ईवी कंपनियों के पास ओवर हीटेड बैटरी की समस्या से बचाव का फिलहाल कोई उपाय है नहीं। सरकार इस रिपोर्ट के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अब सख्त मानदंड यानी कि नॉर्म्स बनाने की तैयारी में है। शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा। समझेंगे क्या कॉस्ट कटिंग को लेकर ये कंपनियां खराब या हल्के दर्जे के कल पुर्जों का इस्तेमाल करती हैं। ओवर हीटेड बैटरी से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं और क्या बैटरी को लेकर सरकार एक नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए सरकार को, इस पर भी सवाल पूछेंगे। ये सारे सवाल जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे सोहिंदर सिंह गिल साहब, ये CEO हैं हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। अभिजीत सिन्हा साहब है जो प्रोजेक्ट हेड है NH इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। और हर्षवर्धन दिडवानिया साहब है जो MD है ईव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। इन तीनों से करेंगे हम शाम को मुलाकात, करेंगे चर्चा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टॉक ऑफ द टाउन जो आग लग रही है उनके ऊपर हम करेंगे बातचीत। डन। एक मुश्त रकम मिलने पर कई बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं। कौन पढ़ता दुविधा, हम तो मिलती नहीं मिले दे दो, हम तो सुविधा में पढ़ते हैं। चलो पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा हम ही दुविधा में हैं। दुविधा इस बात की कि इस रकम को कर्ज का बोझ कम करने के लिए कहीं उसका इस्तेमाल करें या इसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमाएं। आज हम समझेंगे किस तरीके में ज़्यादा समझदारी और कैसे आप अपने पैसे का
स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6:30 बजे देखिएगा, SIP करें या EMI भरें। टाइटल अच्छा, अब समझ में आया। दुविधा इस बात की है, मुझे लगा पैसा मिलना दुविधा कैसे हो सकती है। करेक्ट, ओके। हमारे साथ हो गए हेमंत रुस्तगी साहब, CEO वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी साहब। अच्छा, टाइटल अच्छा लगा, SIP करें या EMI भरें। ओके, EMI भरने वाले को एक मुश्त पैसा कहाँ से आ सकता है दीप? क्या कहाँ से आ सकता है एक मुश्त पैसा? कोई से संभव बोनस कुछ मिला हो या कुछ ऐसा हो? तो इस पर एक और स्टोरी अगर आगे टीज में लिखा हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ेंगे अभी तो। एक मुश्त पैसा आने का अच्छा एक कहानी और है कहानी। अच्छा, ओके, चलिए। मृत्युंजय कह रहे हैं तो कुछ बड़ी कहानी होगी। GST के 5 साल पूरे होने पर आज शाम 7 बजे हम बात करेंगे MSME और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। छोटे और माइक्रो इंडस्ट्री को GST में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। आज भी ये सेक्टर GST की समस्याओं से जूझ रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ई-वे बिल की दिक्कतों से परेशान है। इन दोनों सेक्टर्स की दिक्कतें कितनी दूर हुई है और GST से क्या ऐसा कुछ सुधार आया है या ये सेक्टर कुछ सुधार चाहते हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत। GST at 5 कितना गुड कितना सिंपल, हमारी खास सीरीज। और इस सीरीज में आज है फोकस MSME और ट्रांसपोर्ट स्पेशल पर। आपका भी GST से जुड़ा कोई सवाल है, कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई अनुभव है, हमारे साथ साझा कीजिए। हैशटैग GST on Z भेज दीजिए। हम इस हैशटैग से सॉर्ट आउट करते हैं, जो मिलता है उनको पढ़ लेते हैं और जो अच्छे काम के हैं उनको कार्यक्रम में भी शामिल कर लेते हैं। GST काउंसिल की जो बैठक है 2 दिनों के संपन्न पूरी हो चुकी है। कई उत्पादों की GST बढ़ाई, कल लंबी लिस्ट आ गई थी, आपको बताइए। अब आपकी जेब पर बढ़ेगा भार, महंगाई तो पहले से ही और बोझ बढ़ेगा। कुछ एक पर छूट भी मिली है। तो GST काउंसिल के सारे फैसलों का संपूर्ण सार हम बताएंगे आपको इंडिया 360 डिग्री में। महंगाई की आग में GST का घी है आग में घी मतलब वैसे तो हाँ, मतलब कहावत तो सही है, लेकिन महंगाई की आग में GST का घी, यानी कि महंगाई की आग को और भड़काने का काम करेगा GST। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक बार में ही 286 महीने की सैलरी क्रेडिट हो जाए तो आप क्या करेंगे? खुशी से पागल हो जाएंगे और क्या करेंगे? दीप 286 महीने की सैलरी एक साथ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। खुशी से पागल ही होंगे और क्या नहीं? कौन है अच्छा इसमें? बंसल जी तो खुद है नहीं, देखा जरा कौन कौन है सैलरी वाले आदमी। एक तो जय ठक्कर होंगे और सचिन जी होंगे, बाकी तो चारों मुझे लग नहीं रहे सर। हाँ जय, अगर 286 महीने की सैलरी हो जाए तो आप क्या करेंगे एक साथ? खरीदो अनिल जी मैं कुणाल जी जैसा HNI फील करूंगा, अल्ट्रा HNI, और मैं भी छुट्टियां लूंगा फिर अनिल जी। अरे वाह। अच्छा सचिन जी? अनिल जी पूरा मार्केट में पैसा लगा दूंगा। हाँ, इनकी तो प्लानिंग होगी। वो एक मुश्त EMI वाली, EMI भरें या फिर SIP करें। ये तो SIP भी नहीं करेंगे, एक मुश्त ही लगा देंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया। दीप आप क्या करेंगे? हाँ, आप क्या करेंगे? सर मैं वही वो कैलकुलेट कर रहा था कितना आएगा 286, ताकि उस हिसाब से प्लानिंग की जाए। ये बात तो सही है। 286 महीने की एक साथ सैलरी आ जाए फिर तो छुट्टी लेने में भी क्या सोचना। विश्व भ्रमण करके आए। एक आदमी कौन से वो मंगल पे कौन ले जाते हैं? वो इलोन मस्क साहब ले जाते हैं, वर्जिन अमेज़न के जेफ बेजोस। कोई हमारे अकाउंट में भी करो भाई तो हमारा भी फायदा हो। तो चलिए, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सोचें कि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली जो भी समझे, हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, चिली में हुआ है। चिली की एक कंपनी ने गलती से एम्प्लॉय के खाते में 1 महीने के बजाय 286 महीनों की सैलरी एक साथ डाल दी। कैसे हुई ये गलती और हजारों कमाने वाले एम्प्लॉयज ने करोड़ों मिलने पर क्या किया है, ये आप जान तो लीजिए। आए ना आए, जान लीजिए, ये सैलरी मिलेगी ना दोबारा। वैसे ये जो आप क्या करेंगे ये तो बताइए। मैं तो छुट्टी लेके तो हाँ, अरे तुरंत घूमना है। अरे दी छुट्टी ले, जवान 4 साल में कोई ढंग की छुट्टी नहीं ली। जहाँ आजकल छुट्टी जाते वहाँ लैपटॉप साथ में लेके सुबह शाम शो करो, कहीं शादी में गए, कहीं इधर उधर घूमने। मतलब ढंग में महीने 2 महीने की छुट्टी तो बनती है कम से कम, एक वो वाली है। हाँ, तो मेरा तो अभी तक तो विचार यही, बाकी तो फिर देखो। ओके, तो ये है हमारी रात की 8 बजे की बुलेटिन, जिसमें ढेर सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी है और बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो चलिए, मिस मत कीजिएगा। फाइनली ये लो, वहीं का वहीं आया है।
15,799, वही 15,800 पर आकर बंद हुआ है बाजार 50 पॉइंट के नुकसान के साथ। निफ्टी पर 150 अंक नीचे है सेंसेक्स 53,000 से थोड़ा सा ऊपर, और 33,275 हम बोले थे, 33,270 के आसपास आया है। बैंक निफ्टी 372 अंक के नुकसान के साथ। डाउ फ्यूचर 7 अंक ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर 22 अंक ऊपर है। बस ठीक है, थोड़ा सा हमने जब बैंक निफ्टी में शॉर्ट खोल लिया तो डाउ फ्यूचर भी 65-70 पॉइंट गिर गया था बैंक निफ्टी को देखिए, बट ठीक है। फाइनली ये है आपकी। अच्छा चोपड़ा साहब कुछ विशेष टिप्पणी दे रहे हैं जी। चोपड़ा साहब। सर टिप्पणी नहीं है, हम लोग लीला वेंचर्स होटल लीला की बात हाँ वो मिल गया सर, HLV। जी जी, HLV के नाम से। हाँ उसका पहले नाम था होटल लीला वेंचर कंपनी का नाम, अब उन्होंने कब HLV कर दिया पता नहीं चला, मिस हो गया। तो फिर हम ढूंढ ही रहते हैं, होटल लीला से मिला नहीं, फिर हमारी टीम ने ढूंढा। बिल्कुल सर आपने सही बताया, धन्यवाद। और हमें लगा कि शायद डी लिस्टेड है तो, लेकिन बिल्कुल करेक्शन हमारी तरफ से भी, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। ओ 14% ऊपर है चोपड़ा साहब, आपको पता है ये 14% ऊपर है आज? ये थोड़ा सा ऊपर तो पहले से भी था। अच्छा। और हो गया होगा। तो चलिए ये है आपके लिए फाइनली आज का शो समाप्त करने की घोषणा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, सचिन जी और चोपड़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज क्लोजिंग शो में समय देने के। कल सुबह होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय तैयार है, कमोडिटी बाजार का। अरे इसको नीचे लाओ ना मृत्युंजय थोड़ा, क्रूड को। क्रूड सर फिर ऊपर आ गया, लेकिन फिर ऊपर आ गया 118 के ऊपर, गिर ही नहीं रहा 118 के ऊपर आ गया अभी भी क्रूड। तो आज के क्या है विशेष आयोजन? विशेष आयोजन सर, कच्चा तेल ऊपर आया है, लेकिन जिस तरह से कॉटन में बहुत बड़ी तेजी है, और कॉटन में बहुत अरसों बाद ऐसा हुआ होगा कि दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच करीब करीब 10,000 रुपये का फर्क आ गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में जा रहा है 52,000 का प्राइस है MCX पर, और दूसरा जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो 42,000 के आसपास है। इतना बड़ा फर्क क्यों है, और क्या कॉटन में आगे कुछ और तेजी दिखेगी, इस पर बात करेंगे। गोल्ड का मार्केट ठंडा है, वहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब पर बात ब्रेक के बाद कमोडिटी सुपरफास्ट।